So, hello dear students, welcome to the day 47 of Triple Mondays of JEE 2026। आज हमारा फ्लूइड का आखिरी सेशन होने वाला है, 2 घंटे का सेशन है। आई हैव ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड दिस सेशन और आप लोग एंजॉय करिएगा इस सेशन को। कल हम लोग लाइव लेने वाले हैं ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मल फिजिक्स। कल मैं लाइव स्टार्ट करूंगा। सो बहुत दिनों के बाद, एग्जाम्स के बाद हम लोग लाइव मिलेंगे, एंजॉय करेंगे थर्मल फिजिक्स को। सो आप सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी का इस सेशन को एंजॉय करिए। ओके, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या होता है, तो आप देख सकते हो ये 1 रुपये का सिक्का ऐसे तैर रहा है। ये 1 पेंगो करके कोई है, मतलब एक सिक्का तैर रहा है। यहाँ पर मेटल की पिन तैर रही है पानी के ऊपर। यहाँ पर एक इंसेक्ट जो है वो भी पानी के ऊपर तैर रहा है ना। ये सारी चीज़ों की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। अगर आप देखो तो इसकी जो डेंसिटी है, पिन की जो डेंसिटी है वो पानी से तो ज़्यादा है, लेकिन ये क्या कर रही है, पानी पे तैर रही है। तो यहाँ पर ये जो पानी पे तैर रही है वो क्यों तैर रही है, व्हाट्स द रीज़न, राइट? तो दैट द रीज़न इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से तैर रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप पानी का सबसे टॉप मोस्ट लेयर लेते हो, कौन सा लेयर लेते हो, एकदम टॉप मोस्ट वाला, ये ऊपर वाला है ना। तो पानी के बेटा टॉप मोस्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी अलग होते हैं कंपेयर टू नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लग रहा है, साइड पे फोर्स लग रहा है, इस साइड फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स इज 0। एफ नेट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर हम इस पे देखें तो इस पर हमेशा कोई भी, अगर आप देख लो इनमें से कोई भी ले लो, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, नीचे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने वाला ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, एक नेट फोर्स हमेशा लगता जाता है। ओके ओके बेटा, वेलकम। तो एक नेट फोर्स हमेशा लग रहा होता है। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस हमेशा टेंशन में होता है, मतलब एक खींचाव उसको फील होता रहता है। तो यही सरफेस के स्ट्रेचिंग वाला जो आप देख रहे हो ना, पिन के अंदर आप देख रहे हो, एक स्ट्रेचिंग वाला फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है आपको जैसे कोई रबर पे रखा हुआ, राइट। तो ये जो स्ट्रेचिंग वाला जो फोर्स होता है ना, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो जैसे अगर हम इसका टॉप मोस्ट लेयर देखें, ऐसी कोई टैंक है, टैंक के ऊपर यहाँ पर पानी है, और उसका हम लोग अगर टॉप मोस्ट लेयर देखते हैं तो ये टॉप मोस्ट लेयर के अंदर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, तो इस पूरे लाइन के अक्रॉस यहाँ पर एक खींचाव फील हो रहा होगा सबको, ऐसे, है ना। ये ऐसे टेंशन में होता है सरफेस, ऐसे खींचाव फील होता है। ये जो टेंशन है उसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। अब बेटा सरफेस टेंशन को हम लोग, यस, सरफेस टेंशन को हम लोग दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। इसको हम F/L कहते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, है ना। सरफेस टेंशन से बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे आप बल्जीनेस देखते हो, पानी के ऊपर ऐसे कर्व्ड होता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन। फिर F/L ये फॉर्मूला तो हम यूज़ करते ही है, साथ साथ में हम एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसका, एंड दैट इज सरफेस एनर्जी पर। जैसे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। ये हमने देखा, अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई कर दे, इसको x से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये ऊपर हो जाएगा वर्क डन या तो एनर्जी डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स इज एरिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सरफेस एनर्जी इज टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। इससे भी हम सरफेस एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे आपको काम लगेगा, तो जैसे आप बबल फुला रहे हो, ठीक है, बबल बना रहे हो, मान लो ये एक बबल है, ठीक है, यहाँ पे अभी था वो। अब हमने क्या किया, हमने अब इसको एक्सटेंड किया। हमने जब इसको एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, आप देख सकते हो। तो क्या हुआ, इसका यहाँ पर इस तरह से एक्सटेंशन हुआ, और एक्सटेंशन की वजह से आप देख सकते हो इसका एरिया बढ़ा होगा। क्या बढ़ गया होगा, एरिया बढ़ गया। पहले इसका एरिया कुछ था, पहले इसका रेडियस कुछ था, अभी इसका रेडियस कुछ हो गया। तो इसका जो एरिया है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। तो वो चेंज इन एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन इज द सरफेस एनर्जी। इसका मतलब बेटा ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है।
उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। जैसे रबर बैंड को ऐसे खींचते तो कैसे एनर्जी स्टोर होती है, छोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगी। वैसे आप बबल देखना, बबल फुलाते हैं तो जैसे फुलाओगे तो ऐसे बड़ा होता जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, राइट। तो ये जो एनर्जी स्ट्रेचिंग के अंदर जो स्टोर हो रही है ना, इलास्टिक एनर्जी, वही तुम्हारी सरफेस एनर्जी है। और वो सरफेस एनर्जी जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। चेंज इन एरिया जितना ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, चल यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक ड्रॉप दिया हुआ है, पानी का ड्रॉप है, तो बेटा पानी के ड्रॉप में जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसी में सिर्फ स्ट्रेचिंग होता है, अंदर नहीं होता, याद रखना। सबसे बाहर वाला जो आपका लेयर होगा सिर्फ उसी में आपको स्ट्रेचिंग फील होगा। तो यहाँ पर हम ये कहे कि अगर मैं बात करूँ, चलो लेट से, अगर मैं बात करूँ कि ये आपका ड्रॉप है, ठीक है, क्या ये एक ड्रॉप है। अगर इस ड्रॉप का हम अगर बात करें, इस ड्रॉप का रेडियस जो है वो लेट से R1 है। कितना है? R1। अगर हम इस ड्रॉप का रेडियस बढ़ाना चाहे, R1 से मैं करना चाहता हूँ इसको क्या, R2। मान लो मैंने इसका रेडियस बढ़ा दिया ऐसे, और इस ड्रॉप का रेडियस R1 से हमने कर दिया R2। तो बेटा इस केस के अंदर इसका यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन एरिया हुआ, इंक्रीमेंट इन एरिया, है ना, एरिया में इंक्रीज हुआ, एरिया में इंक्रीमेंट हुआ। अगर बेटा एरिया में इंक्रीमेंट होगा, तो बट ऑब्वियसली तुम्हारा ऊपर का सरफेस स्ट्रेच हुआ है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। जैसे रबर अगर स्ट्रेच होगा तो एनर्जी स्टोर होगी, वैसे बबल या ड्रॉप का अपर लेयर स्ट्रेच होगा तो उसमें भी एनर्जी स्टोर होगी। अब अगर मैं बेटा एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी ऐसे कैसे नहीं मिलती। एनर्जी का फॉर्मूला याद रख जा, एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया, T डेल्टा है, ठीक है। सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया इज एनर्जी, और एनर्जी जो है वही तेरा क्या है, वर्क डन है। जो एनर्जी है वही बेटा तेरा क्या है, इट्स अ वर्क डन। जो एनर्जी है वही तेरा वर्क डन है। हमको क्या पूछा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ ड्रॉप। इस ड्रॉप का रेडियस R1 से R2 करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आपको बेटा फाइंड करना है सबसे पहले व्हाट इज दिस चेंज इन एरिया। तो मेरा ये जो चेंज इन एरिया होगा वो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल होगा। बेटा मेरा ये क्या है, स्फीयर है, गोल है, गोला है, स्फीयर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो 4πr2 का स्क्वायर माइनस 4πr1 का स्क्वायर, दैट इज माई चेंज इन एरिया। तो बेटा ये मेरा चेंज इन एरिया हो जाएगा 4π कॉमन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, दैट इज माई डेल्टा ए। तो यहाँ पे मेरे को बेटा डेल्टा ए मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर आपको ये डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करना है टी के साथ तभी आपको एनर्जी मिलेगी। तो E इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए, मतलब बेटा ये तेरा हो गया T टाइम्स 4π R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी, ठीक है। तो इतना तेरे को वर्क डन करना पड़ेगा और इतनी तेरी एनर्जी स्टोर होगी। जो तूने वर्क डन किया वो कहीं जाएगा नहीं, वो एनर्जी स्टोर कर लेगा। किस में स्टोर करेगा, स्ट्रेचिंग करने में। किसको स्ट्रेच करता है, बाहर के एरिया को। बाहर का एरिया क्यों, क्योंकि वही है जो सरफेस टेंशन प्रोड्यूस करता है। क्लियर बेटा, समझ में आया। वापस पॉइंट्स बोल रहा हूँ। सरफेस टेंशन क्या है, तो भाई पानी के एकदम ऊपर का जो लेयर होता है वो रबर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उस पर कोई नेट फोर्स नीचे लग रहा होता है तो स्ट्रेच्ड होता है हमेशा से, ठीक है। वो फ्री नहीं होते मूव होने के लिए। हाँ, साइड साइड पे मूव हो सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा सकते पानी के अंदर, वो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, और स्ट्रेच्ड रहेंगे। अब उसकी वजह से होता है क्या है, दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो शेप है वो हमेशा से गोल क्यों दिखता है आपको, तो उसका भी रीज़न सरफेस टेंशन नहीं है। कि सरफेस टेंशन क्या चाहता है कि मैं उसको मैक्सिमम ऐसे पकड़ के रखूँ, सिकुड़ के रखूँ, और ऐसा एक ही शेप है जो सबसे कम वॉल्यूम, मतलब सेम वॉल्यूम के लिए सबसे कम एरिया देता है, वो है स्फीयर। वो चाहेगा कि मैं मिनिमम एरिया रोक के रखूँ। एवरीथिंग देखो, आप किसी को भी खींचा हुआ होगा छोड़ दोगे तो वो ऐसे हो जाएगा लूज कब तक होगा, जब तक वो मिनिमम एरिया ना बना ले। तो हर चीज़ ये चाहेगी कि हमारा जो आउटर एरिया हो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एरिया करने के लिए ये शेप कौन सा पकड़ता है, स्फीयर। क्यों, क्योंकि स्फीयर ही एक ऐसा शेप है जो सेम वॉल्यूम के लिए मिनिमम एरिया देता है।
सेम वॉल्यूम के लिए मिनिमम एरिया देता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये अपना काम हो गया किसका, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ ड्रॉप फ्रॉम R1 टू R2। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ बबल। अब यहाँ पर ध्यान रहे, दिस इज नॉट अ ड्रॉप, दिस इज अ बबल। सर ड्रॉप और बबल में क्या फ़र्क है? तो बेटा मैं आपको ड्रॉप और बबल दोनों का फ़र्क बता दूं। तो ड्रॉप जो है उसके अंदर एक फ्री सरफेस होता है, वापस समझना, अच्छे से समझना। ड्रॉप जो होता है बेटा उसमें क्या होता है, उसमें 1 फ्री सरफेस होता है, और जो बबल होता है उसमें कितने फ्री सरफेस होते हैं, 2 फ्री सरफेस होते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर बेटा एक ये वाला जो फ्री सरफेस है वहाँ पे भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, और ऊपर भी होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी के मॉलिक्यूल्स का एक ही लेयर होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स की 2 लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर होती है और दूसरी बाहर वाली लेयर होती है। तो जब आप बबल को फूंक मार के बड़ा कर रहे होते हो तो 2 एरिया होते हैं जो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, एक अंदर का एरिया स्ट्रेच होगा, दूसरा बाहर का एरिया स्ट्रेच होगा। आपको क्या देखना है कि एयर के साथ पानी का जो एरिया कांटेक्ट में होगा वो स्ट्रेच होगा। तो यहाँ भी तो एयर के साथ कांटेक्ट में है ये पानी का एरिया बाहर वाला। तो ये सारे जो बेटा मॉलिक्यूल्स है ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रेचिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सब जनरेट करेंगे। ठीक है, तो बबल हैज़ 2 फ्री सरफेस। बबल के पास कितने सरफेस है, 2 फ्री सरफेस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बबल हैज़ 2 फ्री सरफेस। कितने फ्री सरफेस है बेटा, 2 फ्री सरफेस। हैंस वर्क डन विल बी डबल, वर्क डन विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ ड्रॉप, because एरिया इज डबल, बिकॉज एरिया इज डबल। तो बेटा तेरा एरिया डबल खींच रहा है ना, उसकी वजह से तेरा वर्क डन भी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसका वर्क डन कितना आएगा, चलो फाइंड करते हैं। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन टाइम्स डेल्टा ए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, W इक्वल्स टू सरफेस टेंशन टाइम्स 2 टाइम्स डेल्टा ए। समझना अच्छे से, 2 टाइम्स डेल्टा ए। तो वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 2 टाइम्स डेल्टा ए। क्यों 2 टाइम्स डेल्टा ए, क्योंकि अंदर का भी खींच रहा होगा और बाहर का भी खींच रहा होगा, तो इट्स T इंटू 2 टाइम्स डेल्टा ए। तो बेटा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा T इंटू 2 टाइम्स, अब R1 से R2 करना है तो 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, 2 बार ये एरिया इंक्रीज हुआ। तो बेटा ये तेरा हो जाएगा 8 टाइम्स T इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन तेरा होगा 8 पाई टी इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, 4 पाई टी इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आप आराम से याद रखो अच्छे से कि इसके अंदर वर्क डन जो है वो ड्रॉप के कंपैरिजन में डबल करना पड़ता है, ड्रॉप के कंपैरिजन में डबल करना पड़ता है। क्लियर बेटा, डन है, ओके। ओके बेटा, फाइन। तो हमारे न्यू व्यूवर है कोई, मिस्टर मुन्हीस ओपी, ओके। यस बेटा, वी आर फिनिक्स एड्यू चैनल, वी आर फिनिक्स इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, गुजरात, एंड वी आर टीचिंग साइंस सब्जेक्ट ओवर हियर, राइट, JEE NEET foundation and everything, okay. So welcome to our channel. You can join this live session to get an insight on surface tension and viscosity, okay. So I'm continuing it. चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके फाइन। तो बेटा ये हो गया तेरा बबल की बात हो गई। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, जैसे आप अगर समझो एक रकाबी है, उसके अंदर आपने कप रखा हुआ है, सॉसर और कप है। तो कभी कभी कप के नीचे अगर पानी होता है और आप कप को उठाते हो
तो सॉसर साथ चिपक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पानी रखा होता है, कोई चीज़ को ऐसे उठाते हो तो साथ में चिपक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, और उसको उखाड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक कोई क्वेश्चन लेने वाला हूँ, मान लो एक रॉड है, मान लो एक रॉड है जो पानी की सरफेस पे रखा हुआ है, समझना अच्छे से, जैसे ये रखा हुआ है ना, जैसे ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, वैसे मान लो यहाँ पे ऐसा एक रॉड रखा हुआ है पानी की सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो बेटा उस रॉड को अगर हम रखेंगे पानी की सरफेस के ऊपर, एकदम पतला सा छोटा सा मेटल का रॉड रखा हुआ है, एकदम धीरे से रखोगे तो तैरेगा, नहीं तो डूब जाएगा, ठीक है। आराम से रखना पड़ता है तो तैरता है। अब इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, यहाँ पे सब जगह पानी कांटेक्ट में है, मतलब पानी का जो सरफेस टेंशन है इसको पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपको मान लो इसको उचकना है, पूरा उठाना है, इसका मास जो है वो m है, इसका मास जो है वो m है, ठीक है। आपको इसको उठाना है, आपने डोरी बांधी यहाँ पर पुली के साथ, और इधर भी पुली बांधी, और इधर आपने मास लटकाया m, तो m डैश बोल देते हैं। तो इसका जो m डैश g है वज़न, वो कितना होना चाहिए इसको उचकने के लिए? तो आप यही सोच रहे होंगे कि सर जितना इसका वज़न होगा उतना इसका होगा, बट एक्चुअली वो सही नहीं है। ये पानी के अंदर रखा हुआ है इसको ऐसे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि जितना पानी के ऊपर से उसको, इसका जितना वज़न होगा उतना फोर्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा आपको, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वज़न यहाँ पे mg है, ठीक है, इसका वेट जो है वो mg है। अगर आप यहाँ पे इसके mg जितना ये दोगे तो ये नहीं उठेगा, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन से आपको छुड़ाना पड़ेगा उसको। ध्यान से समझना, अगर कप रकाबी रखी हुई है, उसके ऊपर कप रखा हुआ है, थोड़ा पानी गीला है, आप ऐसे उठाते हो तो पूरी सॉसर चिपक जाती है, आपको ऐसे उखाड़नी पड़ती है तब निकलेगी वो, राइट। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है कि पानी की सरफेस छुटाने के लिए उसको उखाड़ना पड़ता है। अब वो उखाड़ने के लिए कितना फोर्स देना है, तो आ जाओ फॉर्मूला पे। हमने फॉर्मूला देखा था, फोर्स अपॉन लेंथ इस सरफेस टेंशन, तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ जितना। कितना? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सर ये लेंथ कौन सी है? जितनी लेंथ में ये कांटेक्ट में है ना, पानी के कांटेक्ट में, वो सारी लेंथ। तो मान लो इसकी थिकनेस अगर हम इग्नोर करें और ये लेंथ L है, ठीक है, स्मॉल l है, तो फोर्स तेरे को देना पड़ेगा T इंटू 2 टाइम्स L, क्योंकि इस साइड के L के साथ भी कांटेक्ट में है और उस साइड के L के साथ भी कांटेक्ट में, तो T टाइम्स 2L जितना एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा सरफेस टेंशन वाला। तो यहाँ पर तेरे को जो नेट फोर्स देना पड़ रहा है या टोटल फोर्स देना पड़ रहा है, वो कितना देना पड़ रहा है? एक तो ये देना पड़ रहा है विच इज़ mg, कैपिटल mg, है ना, प्लस ये सरफेस टेंशन से छुड़ाने के लिए 2 टाइम्स T इंटू L जितना देना पड़ेगा, तो ये mg प्लस 2TL हो गया। मान लो उसी सरफेस पे हमने क्या रखी हुई है? रिंग। मान लो कोई रिंग रखी हुई है ना, ये तुम्हारा ये हो गया। अभी आपने मान लो रिंग रखी हुई है, ठीक है, ये है तुम्हारी रिंग, ठीक है, और ये जो रिंग है अपनी, उसका रेडियस है बेटा r, उसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसको उठाना है ऊपर, तो इसको उठाने के लिए कितना फोर्स टोटल देना पड़ेगा, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। तो बेटा इसको उठाने के लिए मुझे टोटल फोर्स देना पड़ेगा, एक तो उसके mg जितना, प्लस वो जितने सरफेस के साथ टच में है उतने की लेंथ, जितनी लेंथ के साथ वो टच में है। पानी यहाँ पे टच में है और यहाँ पे टच में है, देख लो पानी यहाँ पे टच में, यहाँ से छुड़ाना पड़ेगा हमें इसको, ठीक है। तो ये 2πr प्लस 2πr, मान लो इसकी थिकनेस बहुत कम है तो रेडियस सेम होगा, इंटरनल एंड आउटवर्ड वाला। तो mg इंटू, मतलब 2πr 2 बार है, 2πr मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टेंशन, दिस इज इक्वल्स टू द टोटल फोर्स जो हमें देना पड़ेगा। तो mg प्लस 4πr इंटू टी, तो F टोटल आपको देना पड़ेगा कितना? F टोटल इक्वल्स टू mg प्लस 4πr इंटू टी, mg प्लस 4πr इंटू टी, mg प्लस 4πr इंटू टी। वैसे बेटा आपको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ और सैंपल लिए हुए हैं, देख लेते हैं। जैसे ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क अगर आप देख लो तो डिस्क अगर आप देखो तो डिस्क तो सॉलिड होती है, ये डिस्क तो सॉलिड है, ठीक है। ये तुम्हारा पानी है और ये तुम्हारी डिस्क है, ये तुम्हारी डिस्क है। अब मेरे को इस डिस्क का रेडियस अगर स्मॉल r दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को यहाँ से इसको उठाना है, तो ये कितनी लेंथ के साथ कांटेक्ट में, चेक करो, 2πr जितने के साथ कांटेक्ट में, तो मेरे को उठाने के लिए टोटल फोर्स कितना देना पड़ेगा? तो एक तो उसके mg जितना तो देना ही है,
प्लस सरफेस टेंशन टाइम्स ये वाली लेंथ जो कितनी है 2πr, इतना तेरे को F टोटल देना है। क्लियर? चलो बेटा स्क्वायर प्लेट देख लेते हैं। अगर हम प्लेट देखें, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पानी, ठीक है, और उसके ऊपर हम रखने वाले क्या, स्क्वायर प्लेट, जिसकी सबकी लेंथ है L, ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेट क्योंकि सॉलिड है तो उसको कलर भी डाल देते हैं। अब आप यहाँ पे देख लो कितने के साथ टच में है, ये एक L के साथ टच में है, ये दूसरे L के साथ टच में है, ये तीसरे L के साथ टच में है, और ये चौथे L के साथ टच में है, ठीक है। मतलब हम ये कैसे कह देंगे कि 4L मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन दैट इज इक्वल्स टू योर और सॉरी प्लस mg दैट इज इक्वल्स टू योर F टोटल। तो बेटा F टोटल तेरा होगा mg प्लस 4TL, mg प्लस 4TL। नेक्स्ट हॉलो स्क्वायर प्लेट। अच्छा, अब स्क्वायर प्लेट नेक्स्ट बेटा कौन सी आने वाली है, हॉलो, जो बीच से होल है, ठीक है। तो ये पानी है अपना, पानी के अंदर चलो भर देते हैं, पानी भर दिया। अब हम लेंगे एक ऐसी प्लेट जो बीच से हॉलो है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब बेटा इसमें मज़े क्या है पता है, इसमें आपको क्या देखना है कि कितने में टच में है। तो सबके बाहर वालों के साथ टच में है, ये सबकी लेंथ L मान लो, सब बाहर वालों के साथ तो टच में है ही है, भाई साहब अंदर वालों के साथ भी टच में है, ठीक है। तो टोटल कितने के टच में है ये पानी, टोटल टच में है पानी 4L और 4L 8L के टच में। तो तेरा ये हो जाएगा तेरा mg प्लस टेंशन इंटू 8 टाइम्स L, दिस इज योर F टोटल। बेटा समझ में आया? और कोई विचित्र शेप दे दिया जैसे कि स्टार दे दिया है ना, और स्टार का आपको बोल दिया निकालो कितना होगा, तो वैसे केस के अंदर आपको क्या करना है, वैसे केस के अंदर आपको वो जो शेप जो भी आपको दिया हुआ शेप है ना, जैसे स्टार वगैरह कुछ भी दे दिया है, तो वो शेप को कंसीडर करना है ऐसे। मान लो ऐसे स्टार है, ठीक है, ऐसा भी स्टार दे दिया कुछ भी, तो या कुछ भी अगर बीच में से कुछ राउंड भी करके दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, है ना, एंगल वगैरह कुछ दे देंगे आपको, है ना, तो आप निकाल सकते हो। मान लो ये लेंथ x है, तो आपको देखना है कितनी लेंथ है, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 5 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 सारे, तो 10। तो ये हो गया तेरा mg प्लस t इंटू 10 टाइम्स L, दिस इज योर F टोटल। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बेटा देखने को मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे अलग अलग शेप्स के आपको दे सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट है, हाँ, अब ये तुम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बिग ड्रॉप इज फाउंड बाय कोलिजिंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अभी ये करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई अगर बड़ा बबल जो है, व्हेन बबल कंबाइन टू फॉर्म अ बिग बबल, एक बड़ा बबल जो है वो छोटे छोटे बबल्स जो है वो कंबाइन होकर बड़ा बबल बनाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें वेरिएबल होगी, रेडियस कैसे चेंज होगा, है ना। आपको पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे n बबल को कंबाइन करके बड़ा बबल बनाया जाता है, या बड़े बबल को तोड़कर छोटे बबल्स बनाए जाते हैं। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें ड्रॉप के क्वेश्चन आएंगे, दूसरे बबल के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे किसके क्वेश्चन करना है, बोलो बबल्स के करना है कि ड्रॉप के करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ड्रॉप के करते हैं, है ना, व्हेन ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, फिर बबल का करते हैं, ठीक है। अभी मान लो अगर हम यहां पर एक ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब अंदर से आप समझ गए, अंदर से पानी होगा, उसमें क्या होगा, अंदर से पानी होगा। इसको हम लोग लॉक कर देते हैं, यस, अंदर से क्या होगा, पानी होगा। अब ऐसे छोटा सा रेडियस r वाले मैंने बहुत सारे ड्रॉप्स ले लिए। मान लो ये एक ड्रॉप हो गया, दूसरा ड्रॉप हो गया, तीसरा ड्रॉप हो गया, चौथा ड्रॉप हो गया, पांचवा ड्रॉप हो गया, छठा ड्रॉप हो गया, ऐसे एन ड्रॉप्स है। क्या है बेटा, एन ड्रॉप्स है। और ये सब एन ड्रॉप्स कंबाइन होकर क्या बनाने वाले हैं, एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे। और बेटा ये जो बड़ा ड्रॉप है उसका जो रेडियस है वो कितना होगा, वो रेडियस तुम्हारा होगा कैपिटल R, ठीक है। जब कभी भी ऐसा होते हुए आपको दिखे
So here there are n bubbles, or not bubbles, sorry, n drops. n drops, ये क्या है? n drops है, ठीक है, n drops है, ये 1 ड्रॉप है. अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा n टाइम्स 4/3 पाई छोटे r का क्यूब, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई बड़े r का क्यूब. अब इनका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है दोनों सेम होना चाहिए. दोनों वॉल्यूम क्या होने चाहिए? सेम. दैट मीन्स 4/3 पाई बड़ा r का क्यूब मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई छोटा r का क्यूब. 4/3 पाई गेले तो r क्यूब इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल r क्यूब. तो बेटा यहाँ से तेरे को कैपिटल R की वैल्यू मिलेगी n⁻³ इंटू स्मॉल r. ठीक है, तो रेडियस ऑफ बड़ा ड्रॉप कितना होगा वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड थिंग आती है कि भाई व्हाट विल बी द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और एनर्जी रिलीज भी होगी कि नहीं होगी, या एनर्जी देनी पड़ेगी. तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है, ड्रॉप एक दूसरे से जुड़कर बड़ा ड्रॉप अपने आप बनाते हैं. हमें उनके साथ कोई प्रोसेस करनी नहीं पड़ती है. सिर्फ एक ड्रॉप को दूसरे ड्रॉप के पास ऐसे ले जाओ, अपने आप ही ज्वाइन हो जाएगा. तो यहाँ पर क्यों उसको ज्वाइन होना अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि उसमें वो रिलैक्स हो रहा है, उसके जो स्ट्रेच वाला पोर्शन था वो कम स्ट्रेच होगा, तो वो प्रोसेस वो खुद करेगा, और बाकी के जो स्ट्रेचिंग वाली एनर्जी थी रिलीज कर देगा. तो इस प्रोसेस में आपको एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस में आपको एनर्जी मिलती है. तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या? इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड होगी. ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया कि एंडोथर्मिक हो गया? दिस इज एक्सोथर्मिक. ये क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई. दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वो आपको एनर्जी देगा. ठीक है, और वो एनर्जी कुछ नहीं करती, वो एनर्जी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होती है. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, अब एक चीज याद रखो, इनका जो टोटल एरिया है वो कितना होगा? इनका जो टोटल एरिया है वो होगा n टाइम्स 4 पाई छोटा r का स्क्वायर. इसका टोटल एरिया कितना होगा? 4 पाई बड़ा r का स्क्वायर. अब सर क्या एरिया भी सेम होंगे? नहीं, एरिया सेम नहीं होंगे. एरिया इन लोग का ज़्यादा होगा और इसका जो है वो कम होगा. तो इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो बट ऑब्वियसली बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे तो डेल्टा ए मिलेगा, और जब जब डेल्टा ए मिला है तब तब एनर्जी मिलती है. तो यहाँ पर आपको जो सरफेस एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो पता करना है, तो आपको डेल्टा ए के पीछे भागना है. सो एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बिग ड्रॉप. और यहाँ पे मैं बोल दूँ एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप का टोटल एरिया ज़्यादा होगा इससे, तो तेरे को डेल्टा ए मिल जाएगा. ए स्मॉल माइनस ए बिग ड्रॉप. अब बेटा स्मॉल ड्रॉप का एरिया टोटल कितना है? n इंटू 4 पाई छोटा r का स्क्वायर माइनस बड़े वाले का एरिया कितना है? 4 पाई बड़ा r का स्क्वायर. तो बेटा ये तेरा 4 पाई बाहर निकलना है, n इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. दिस इज योर डेल्टा ए. और बेटा इसी डेल्टा ए को अगर हमने सरफेस टेंशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो बनती है सरफेस एनर्जी. 4 पाई n छोटा r स्क्वायर, 4 पाई n छोटा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. दिस इज योर डेल्टा ए. ठीक है बेटा, अब सरफेस एनर्जी और एनर्जी रिलीज्ड, क्या बोलेंगे हम इसे? एनर्जी रिलीज्ड E is equals to surface tension times delta A. So that is equals to surface tension times 4 pi n छोटा r स्क्वायर माइनस बड़ा r का स्क्वायर. क्लियर है बेटा? डन है यहाँ तक? ठीक है, इजीली कर सकते हैं. हाँ, बहुत अच्छे से कर सकते हैं. अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि r और r का हमने एक वहाँ पे रिलेशन निकाला है. तो r है तेरा n⁻², या n को मैं कुछ कह सकता हूँ, n को हम लोग कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर n को हम कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब भी कह सकते हैं. तो पुटिंग, ये इसी को पुट कर देते हैं, पुटिंग n इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब बाई
छोटा आर का क्यूब, तो बेटा ये तेरे को मिल जाएगा t इंटू 4 पाई, है ना, 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन छोटा आर का क्यूब इंटू छोटा आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से तेरा ये स्मॉल आर एक बच जाएगा। और अगर इसमें से तेरे को आर क्यूब बाहर निकालना हो तो तू एक काम कर, एक और आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, एक और आर से यहाँ पे डिवाइड कर, तो तेरा काम हो गया t इंटू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 1 बाई छोटा आर माइनस 1 बाई बड़ा आर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। अभी इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, वॉल्यूम के फॉर्म में आप इसको कंपेयर कर सकते हो। मतलब बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपको उसमें से 4 पाई आर क्यूब तो दिख रहा है ना। इफ़ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 3 तो t इंटू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब है ही, अगर डिवाइड बाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 1 बाई छोटा आर माइनस 1 बाई बड़ा आर, तो एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, विच इज़ t इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को उसने कहा था v, सो t टाइम्स 3v इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर, दिस इज कॉल्ड एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ये ड्रॉप्स कंबाइन हुए तो ऐसा होगा, है ना। इन केस ऑफ बबल, अगर हम फॉर बबल्स बात करते हैं, तो तुम्हारा जो बेटा एरिया है, चेंज इन एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा ए। तो ये 2 का फैक्टर हमेशा लगेगा। देखो 2 टाइम्स डेल्टा यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, मतलब ऑलवेज तुम्हारा यहाँ कहीं ना कहीं पे तेरे को 2 देखने को मिलेगा। तो तेरा जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो होगी 8 टाइम्स टी इंटू पाई आर क्यूब इंटू 1 बाई छोटा आर माइनस 1 बाई बड़ा आर, और ये भी तेरा हो जाएगा 6 टीवी। ठीक है, वो 6 टीवी हो जाएगा। तो फॉर बबल्स सारी चीज़ों में आपको कुछ नहीं करना बेटा, एरिया को डबल कर दो। अगर आपने एरिया को डबल कर दिया आपका काम हो गया, अगर आपने एरिया को डबल कर दिया आपका काम हो गया। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ये ड्रॉप्स जब भी देंगे ना, मतलब जब भी ये रेडियस वगैरह निकालना रहेगा ना ये वाला, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू n⁻⁴ ऑफ आर। तो कुछ n⁻⁴ की वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको देंगे 27 बबल्स, क्योंकि 27⁻⁴ आपको 3 देगा। 8 बबल्स बोलेंगे तो 8 का 1/3 तेरे को 2 देगा, है ना। 64 बबल्स बोलेंगे तो 64 का 1/3 तेरे को 4 देगा। 125 का 1/3 तेरे को 5 देगा, और 1000 का 1/3 तेरे को 10 देगा। तो आप अगर देखो तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है, अ बिग ड्रॉप है, बबल नहीं है, इज फॉर्म्ड बाय कोलिजिंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द चेंज इन सरफेस एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड सरफेस एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। मतलब यहाँ पे पूछा है कि भाई चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो चले, अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलिजिंग 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, सरफेस एनर्जी का चेंज डेल्टा ई इक्वल्स टू टी टाइम्स डेल्टा ए होगा। ठीक है, अब टी इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा ए का फॉर्मूला हमने पीछे भी देखा था, अभी भी देख सकते हैं हम लोग। तो क्या था वो, आपका फॉर्मूला था 4 पाई n टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1000 है। ठीक है, हमें इसका नहीं पता कितना होगा, हमें एक चीज़ पता है कि भाई रेडियस ऑफ ड्रॉप कैपिटल आर का रिलेशन है, कैपिटल आर इक्वल्स टू n⁻⁴ टाइम्स स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू 1000⁻⁴ टाइम्स स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स स्मॉल आर। तो बेटा अगर यहाँ पे हम लोग देखें, सो टी इंटू 4 पाई, है ना, ये n कितने हैं, 1000 थे, 1000 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज व्हाट, 10 का स्क्वायर विच इज़ 100 टाइम आर स्क्वायर, है ना। तो t इंटू 4 पाई 1000 आर स्क्वायर माइनस 100 ऑफ आर स्क्वायर, तो ये तेरा बेटा हो जाएगा कितना, दैट इज t इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, 1000 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 900। सो 900 इंटू टी इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज योर डेल्टा ई। ठीक है, अब तेरे को क्या पूछा है, व्हाट विल बी द चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आई थिंक हमें दी है कि नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज़ जो है वो तुम्हारी आएगी अराउंड
हाँ इसी के फॉर्म में दिया है, ओके इसी के फॉर्म में रखना है, इसी के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अब टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स एंड सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप ऐसा पूछा है। सरफेस एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स एंड सरफेस एनर्जी ऑफ अ बिग ड्रॉप। टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट्स, तो टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ ड्रॉपलेट्स मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, दैट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 1000 इंटू 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया तेरा, दिस इज टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और फॉर 1 ड्रॉपलेट्स एनर्जी ऑफ 1 ड्रॉपलेट्स, एनर्जी ऑफ 1 ड्रॉपलेट कितनी होगी बेटा, एनर्जी ऑफ 1 ड्रॉपलेट तेरी होगी कितनी होगी, एक ही बड़ा ड्रॉप था विच इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है बेटा डन है। अब कैपिटल आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू n रेस टू 1/3, n रेस टू 1/3 टाइम्स स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर क्या होगा बेटा तेरा n रेस टू इसका हम लोग करेंगे क्या स्क्वायर, तो n रेस टू 2/3 टाइम्स स्मॉल आर, क्लियर बेटा डन है। लेकिन n रेस टू 2/3 क्या होगा, n रेस टू 1/3 का स्क्वायर टाइम स्मॉल आर, है ना। तो ये बेटा तेरा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये तेरा हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह पे तेरा आएगा n रेस टू 1/3 तेरा आया था 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सो बेटा ये तेरा हो जाएगा 100 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसकी एनर्जी फाइंड कर लो, जो तेरी यहाँ पे हो जाएगी सरफेस टेंशन टाइम्स 4 पाई 100 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। अब तेरे को बेटा रेशियो फाइंड करने का बोला है, इसका रेशियो कहाँ गया वो, ये रहा, इसका और इसका रेशियो निकालने का बोला है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो बेटा अगर हम रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा t इंटू 1000 इंटू 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t इंटू 100 इंटू 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तेरे को मिलेगा 10 टाइम्स, तो रेशियो तेरा आ रहा है 10 टाइम्स, ठीक है बेटा डन है। तो ऐसे एक अच्छे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके बनते हैं, याद रखना 2 ही चीज़ तेरे को ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, अगर तेरे बबल कंबाइन हुए बड़ा बबल बनाएंगे एनर्जी लॉस्ट होगी, अगर तेरे बबल टूटे तो छोटे छोटे बहुत सारे बबल्स बनाएंगे तो एनर्जी तेरे को देनी पड़ेगी, क्योंकि उस केस में एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा मतलब एनर्जी तुझे देनी है, एरिया कम हो रहा है तो वो खुद करेगा क्योंकि उसको रिलैक्स होना है, ठीक है, इसका ध्यान रहे। ओके बेटा डन है, चल आगे बढ़ते, ओके चले, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आ जाओ, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm इज ब्रोकन इनटू 10⁶, is broken into 10⁶ identical drops. Surface tension of water is 72 dyne per centimeter. देखो भाई, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। अब 1 न्यूटन जो होता है ना, वो होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। तो 1 डाइन जो होता है वो होगा 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻² मीटर होता है। मतलब अगर तेरा 72 डाइन पर सेंटीमीटर को तेरे को न्यूटन पर मीटर में चेंज करना है तो तेरे को 72 के साथ मल्टीप्लाई करने का 10⁻5 न्यूटन और सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। तो बेटा ये तेरा हो जाएगा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहला तेरे को चैलेंज क्या दे दिया, सरफेस टेंशन की वैल्यू में यूनिट बदल डाली, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन सही से नहीं किया है, और अगर तेरे को यूनिट चेंजिंग में लोचा पड़ा तो तेरे को वहाँ अटका देगा ये, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, यूनिट कन्वर्जन तेरे को अच्छे से आना चाहिए। अब कितने ड्रॉप्स है, 10⁶ आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। कितना रेडियस सबका 1 mm, तो r इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर 10⁶ ड्रॉप्स। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इतना है, फाइंड द एनर्जी स्पेंट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। देखो 1 mm का एक बड़ा ड्रॉप था, एक बड़ा क्या था, ड्रॉप था। कितना रेडियस था उसका बेचारे का, 1 mm का रेडियस था, ठीक है। अब उस ड्रॉप को हमने क्या किया, छोटे छोटे 10 लाख ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, ये प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद होने वाली प्रोसेस
नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, वो खुद नहीं होगी प्रोसेस। ठीक है बेटा, डन है। तो ये खुद प्रोसेस नहीं होने वाली है, आपको काम करना पड़ेगा। फाइन, चलो तो अभी ध्यान से देखो, तो ये कन्वर्जन हो गया। ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर था उसको ऐसी चीज के अंदर तोड़ा गया जिसका रेडियस स्मॉल आर हो। ठीक है, तो बेटा इस प्रोसेस के अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब करना कुछ नहीं है, अब ये वाला एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा, ये वाला एरिया जो है वो छोटा हो जाएगा। इसका हो जाएगा 10⁶ इंटू 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर, और ये हो गया तेरा 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया बड़ा, इसका एरिया छोटा, तो बट ऑब्वियसली तेरे को डेल्टा ए मिलना है। कितना होगा? 10⁶ 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तेरे को मिला यहाँ से डेल्टा ए। तो बेटा डेल्टा ए कितना आएगा, चलिए निकालते हैं। 4 पाई बेटा तेरा कॉमन हो जाएगा, 10⁶ छोटा आर का स्क्वायर माइनस बड़ा आर का स्क्वायर। अब ये छोटा आर बड़ा आर का रिलेशन हम लोग को ऑलरेडी पता ही है ना। क्या है छोटा आर बड़ा आर का रिलेशन बेटा? तो अगर आपको छोटा आर चाहिए तो छोटा आर बड़ा आर का रिलेशन है आर क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स छोटा आर का क्यूब। ठीक है, अब आप समझो बड़ा आर का क्यूब मेरे को पता है, मेरे को छोटा आर चाहिए, तो n�3 है ना इज इक्वल्स टू r�3 बाई n। ठीक है, अभी मेरे को क्यूब रूट करना है तो r इक्वल्स टू r अपॉन n⁻⁴ कर सकता हूँ। अब बेटा मेरा r जो है वो कितना है 10⁻⁻3, और मेरे ड्रॉप्स कितने हैं 10�6, और उसका अगर मैं 1/3 करूँगा तो कितना हो गया 100 हो गया, 10�2 हो गया। अब 10�2 ऊपर जाके -5 कर देगा, देख लो अच्छे से। ठीक है, तो बेटा ये तेरा हो जाएगा 4 पाई इंटू 10�6 मल्टीप्लाइड बाय, ये तेरा हो गया स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, मतलब 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है बेटा, डन है। तो अभी अगर जनरली यूजुअली अगर हम देखें तो 4 पाई 10�6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 माइनस 10⁻�6। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है कितना, लेट्स सी। सो डेल्टा ए बेटा अपना टर्न आउट टू बी आ रहा है 4 पाई 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻10 इस 10⁻⁻4 इस 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 माइनस 10⁻⁻6। अगर बेटा मैं यहाँ से निकालूँ तो 4 पाई 10⁻⁻4 मेरा कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 10⁻⁻2 आ जाएगा। 10⁻⁻2 इज 0.01 मतलब विच इज़ क्लोज टू 1। मतलब अगर मैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 भी लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा डेल्टा ए आ गया। अब मुझे बेटा क्या फाइंड करने का रहा बताओ, डेल्टा ए मेरा आ गया, अब मुझे फाइंड करना है क्या, एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन टाइम्स डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन तेरा आ गया 72 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, और इसको अगर मैं निग्लिजिबली स्मॉल बता दूँ या 9 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, 9.9 के आसपास उसकी कुछ वैल्यू सेटअप हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप अगर बेटा सॉल्व करते हो तो आपको आएगा 89.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये वाला आपका सॉल्यूशन आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 10⁻⁻2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आई एम लिविंग इट टू यू। ये वाला आंसर आता है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। ये सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। क्या सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है? डेफिनेटली होता है ना। तो क्या होगा सरफेस टेंशन, यस सरफेस टेंशन जो है क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है? ज़रूर होता है। कैसे होगा सरफेस टेंशन पे डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट? तो बेटा ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं फर्ग्यूसन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फर्ग्यूसन्स फॉर्मूला। फर्ग्यूसन्स फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर आपने थीटा को इंक्रीज किया, इसको बढ़ाया आपने, तो ये बढ़ेगा तो 1 माइनस कुछ बढ़ी हुई चीज़ होगी तो ये कम होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अच्छे से समझना, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर? अभी अगर हम यहाँ पे देखें,
ये जो बेटा थीटा सी है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर के जितना तेरा टेम्परेचर हो गया तो ये थीटा सी हो गया अगर, तो ये थीटा सी 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब उस पॉइंट पर सरफेस टेंशन तेरा 0 होता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन बिकम्स ज़ीरो, सरफेस टेंशन बिकम्स ज़ीरो। तो बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर पे तेरा सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन सरफेस टेंशन, मतलब अगर हम कुछ अशुद्धि डालते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी डालते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा? तो बेटा जैसे हाईली सॉल्युबल इम्प्यूरिटी है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होना है, जैसे ZnSO4 NaCl जो सॉल्युबल है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है तो सरफेस टेंशन बढ़ा देगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है जो एक इतना जल्दी मिक्स नहीं होती है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, जैसे सोप सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट है, फिनॉल है, ये सब जो है वो हमेशा क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं, याद रखना, ठीक है। और यही रीज़न है बेटा कि अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, डिटर्जेंट क्यों डालते हैं हम? साबुन से हाथ धोते हैं तो भी हम लोग साबुन लगा के धोएंगे तो ग्रीस ऑयल वो सब अंदर से जाके वो निकल जाता है, ठीक है, तो वो कपड़ों में अंदर तक जा सकता है। सरफेस टेंशन टूटा मतलब पानी की एंट्री लगेगी। आप सोचो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर जाली रखते हैं हम किसी चीज़ में और उसमें थोड़ा पानी का एक ड्रॉप है तो पानी निकलता नहीं है उस जाली में से, क्यों? बिकॉज सरफेस टेंशन का एक रेडियस है ना, वो उस रेडियस से कम जाली पतली है तो वो पानी इतने जल्दी नहीं निकलता, फिर आप बहुत ज़्यादा डालते हो फिर निकलना स्टार्ट होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सरफेस टेंशन का अगर उस पानी को वहाँ से निकालना है ना आपको, तो क्या करना चाहिए बोलो? उसमें डिटर्जेंट मिक्स कर दो, उसमें सोप सॉल्यूशन मिक्स कर दो, तो क्या होगा? सरफेस टेंशन टूट जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो सोप सॉल्यूशन करता है सरफेस टेंशन को डिक्रीज। इसका एक्सपेरिमेंट भी अच्छा कर सकते हो आप। सोप सॉल्यूशन वाली उंगली ले लो और पानी के ऊपर कुछ पाउडर डाल दो, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाल दो, फिर आप उंगली के अंदर सोप सॉल्यूशन में डुबाओ उंगली, और उस उंगली को पानी के अंदर जैसे आप डुबाओगे तो आपको दिखेगा कि सारी जो काली मिर्च का पाउडर है वो दूर जा रहा है, क्योंकि वो पानी का सरफेस टेंशन टूट रहा होता है, तो उसके साथ साथ वो दूर जा रहा होता है, ठीक है बेटा, डन है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द सरफेस टेंशन, राइट। नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं बेटा कि अगर जब भी कभी बबल बनता है, जब भी कभी बबल बनता है तो बेटा बबल के अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसा समझो, अगर जुड़े हुए होते हैं ऐसा मानो, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि P इनसाइड का प्रेशर P आउटसाइड से हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इनसाइड प्रेशर ऑफ बबल is always greater than the outside pressure। तो उसका जो डेल्टा P होता है वो कितना होगा वो हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा होता है। तो मान लो ये एक बबल है, ठीक है, और क्योंकि ये बबल है तो अंदर भी उसके फोर्सेस लग रहे होंगे, बाहर भी फोर्सेस लग रहे होंगे, और दूसरे बबल के साथ वो बॉन्ड बना के बैठा है, ऐसा बोलते हैं, ओके। लाइव मचो सर, लाइव मचो, ओके ओके, हाँ। सो यहाँ पे आपका ये लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर ये बबल जो है इंक्रीज हो गया, मान लो मैं इसको लॉक कर रहा हूं, मान लो अगर मैंने इसको मिरर कर दिया, ठीक है, मिरर कर दिया हमने इसको, राइट। अभी हमें इसको मिरर कर दिया तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये जो आपका बबल है वो दूसरे बबल के साथ ऐसे जॉइंट है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे बेटा सरफेस टेंशन जो है, इस बाउंड्री का सरफेस टेंशन और ये अंदर वाली बाउंड्री का सरफेस टेंशन, वो दोनों सरफेस टेंशन इसको पकड़ के बैठे है ना। वो जो फोर्स लगा रहे ना, वो फोर्स जो है वो इसको दूर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना। इसका रेडियस अगर हम मान लेते हैं r, तो सरफेस टेंशन के द्वारा कितना फोर्स लगेगा,
तो फोर्स बाय सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या करता है, इसे चिपका के रखता है, इसे चिपका के रखता है। अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, फूंक मार रहे हो, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो बढ़ रहे हैं वो फोर्स भी दे रहे हैं बाहर साइड। तो हम फूंक मारते हैं, बबल को बड़ा कर रहे होते हैं, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाहर के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो बबल फूटता नहीं है। क्यों? एक पॉइंट तक नहीं फूटता है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन उसको ऐसे पकड़ के रखते, छूटने नहीं देते, फूटने नहीं देते। ठीक है, तो जब ये सरफेस टेंशन फोर्स लगाते हैं, तो मैंने पीछे आपको बहुत सारे केसेस बताए, राइट, कि जब सरफेस टेंशन फोर्स लगाता है तो किस पे डिपेंड करता है कि बाउंड्री कितनी कांटेक्ट में है मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि भाई कितनी बाउंड्री टच में है, कितनी बाउंड्री टच में है, तो भाई 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, अंदर का 2 पाई आर बाहर का 2 पाई आर, मतलब 4 पाई आर। तो 4 पाई आर इंटू टी जितना टच में है, ठीक है, 4 पाई आर इंटू टी जितना टच में, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है। अब बेटा जो आपका फोर्स है, जो आपका फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इसको धक्का लगेगा, ऐसे अंदर लगेगा। अब होता क्या है कि बबल तो ऐसे अंदर से कर्व्ड है, पूरा ऐसे पूरा कर्व्ड है, ठीक है, और जैसे आपको ये फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस बेटा ऐसे 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 लगेंगे सारे साइड पे। बताता हूँ कैसे, देखो फोर्स इसको ऐसे लग रहा होगा, 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 ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन बेटा अगर ये फोर्स का हम कंपोनेंट देखें ना, तो इसका कंपोनेंट नीचे है, वैसा इसका एक ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ ये वाले कंपोनेंट ही बचेंगे। मतलब आपका ये जो एरिया है ब्लू वाला, वो पूरा एरिया सिर्फ ये वाला एरिया ही पिक्चर में आएगा प्रेशर के। मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर जो है, जो अंदर साइड प्रेशर है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर क्यों लिया ये वाला एरिया, क्योंकि भाई पूरा एरिया के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही मेरे तो काम का है। मतलब ये तो वो वाला फोर्स है जो सिर्फ इस साइड लग रहा है, इस पे लग रहा है, ये वाले सरफेस पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे वाले कोई भी सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहां पर बेटा तेरा फाइनल इक्वेशन आ गया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर एंड सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर इंटू टी, तो आपको एक ब्यूटीफुल सा इक्वेशन यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। पाई से पाई बेटा कैंसिल हो गया, तो प्रेशर तेरा आ रहा है 4t बाई आर, जिसको आप देखते हुए आए हो ये इक्वेशन। इसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सेस प्रेशर। ज़्यादा का प्रेशर कितना है, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर? इनसाइड प्रेशर ज़्यादा कितना है, जितना ज़्यादा प्रेशर है उसी को सरफेस टेंशन होल्ड करके बैठा है। बाकी बाहर का और अंदर का एक तो बैलेंस हो रहा है, बस इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है जो ऐसे उसको धक्का मार के बैठा है बाहर साइड, ठीक है, और उसको सरफेस टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलती है कि जब हम बबल के अंदर घुसते हैं, अगर जब हम इस बबल के अंदर घुसते हैं, कहाँ से घुसते हैं? यहाँ से घुसते हैं मान लो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर P कम होगा प्रेशर और यहाँ पर P ज़्यादा होगा। अगर आपको कोई पूछ ले कि अगर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, कौन ज़्यादा होगा, तो सरफेस देखो कैसी ऐसी है, मतलब ये लोग ज़्यादा होंगे, ऐसे पूरा करके बैठे उसको, ये ज़्यादा होगा, P2 ज़्यादा होगा, P2 इज़ ग्रेटर देन P1, ठीक है। अगर तुम्हारी कर्व्ड सरफेस ऐसे है, ऐसे कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, तो इस केस के अंदर कर्व्ड सरफेस ऐसे, मतलब ये प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2, और ये तेरा होगा P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है बेटा, डन है। तो याद रखना कितना ज्यादा ऐसा पूछे तो बबल के लिए 4t बाय आर और ड्रॉप के लिए 2t बाय आर। क्यों? क्योंकि ड्रॉप के अंदर एक ही सरफेस होगी फ्री, सिर्फ बाहर वाली का ही आएगा, 2 पाई आर ही आएगा, 4 पाई आर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 पाई आर ही आएगा। किसके लिए? ड्रॉप के लिए। फॉर बबल इट इज, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं कि भाई फॉर बबल और फॉर ड्रॉप एक्सेस प्रेशर कितना होता है। तो भाई एक्सेस प्रेशर फॉर ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर फॉर ड्रॉप, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू 2t बाय आर होता है। एंड एक्सेस प्रेशर फॉर बबल वो होगा बेटा डेल्टा P इज इक्वल्स टू 4t बाई आर, ठीक है। अब इसका बेटा एक अच्छा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द थिक सोप बबल शोन इन द फिगर। ये थिक सोप बबल है शोन इन द फिगर।
अभी देखो खास करके ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका है वो पूरा एक सोप बबल है ना। तो मैं ऐसे इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, थोड़ा और लाइट कलर करते, सही है। चलो अभी अगर बेटा आप लोग यहाँ पे देखो तो क्या है, पी नॉट ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमारा। अब देखो पी नॉट जो है वो यहाँ का प्रेशर है। अब जैसे आप यहाँ से अंदर जाते हो तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको। इक्वेशन कैसे बनाना है मैं सिखाता हूँ। देखो इसका रेडियस तेरे को दे दिया है कितना R2, इसका रेडियस भी तेरे को दे दिया कितना R1। देखना अब तुम तेरे को क्या देखना पता है, तुझे ये देखना है कि ये सरफेस कौन सा है, ये सरफेस है, ये सरफेस जिसमें एक साइड हवा है और एक साइड पानी है, एक साइड हवा है एक साइड पानी है। ओके, मैंने अभी पीछे बताया अगर ड्रॉप होता तो क्या होता और बबल होता तो क्या है, ड्रॉप होता तो क्या है और बबल होता तो क्या है। तो बेटा ड्रॉप होता तो एक ही फ्री सरफेस है, बबल होता तो दो फ्री सरफेस है। तो बबल के अंदर बाहर से अंदर जाओगे तो डिफरेंस 40/r का आएगा, ड्रॉप में बाहर से अंदर जाओगे तो डिफरेंस 2t/r का ही आएगा। तो आप अभी देखो आप कहाँ पे जा रहे हो वो देखो, ध्यान से देखना। आप अगर बेटा यहाँ पे देखते हो तो आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, मतलब आप पहले पानी में जा रहे हो फिर पानी से वापस हवा के अंदर जा रहे हो। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो जैसे आप बेटा यहाँ से अंदर घुस के अंदर गए प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आप पानी में गए तो प्रेशर 2t/r जितना बढ़ेगा। वापस आप यहाँ पे हवा में गए, वापस एक ही फ्री सरफेस है, एक ही फ्री सरफेस है, तो वापस तुम्हारा प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सी सरफेस के अंदर अगर आप जाते हो तो ये लोग साला बड़ा प्रेशर दे के बैठे हैं, ठीक है, इसको ऐसे बाहर के तरफ कनकेव करके बैठे हैं, ठीक है, अंदर से कनकेव बाहर से कॉन्वेक्स करके बैठे हैं। तो ये जो है वो प्रेशर बढ़ा होगा, मतलब जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, बाहर निकलोगे प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर निकलोगे प्रेशर घटेगा। तो इक्वेशन कैसे बनाना है वो सिखा रहा हूं, ध्यान देना। पी नॉट तो पी नॉट लिख दो, यहां से आप अंदर घुसे तो आपका ये रेडियस है वो कौन सा है, ये वाला R1। तो अब अंदर जाने से बढ़ता है प्रेशर, तो प्लस पानी में घुसे कि बबल में घुसे, तो पानी में घुसे तो कितना है ये, पानी के लिए 2t/r, तो हो जाएगा तेरा 2t/r। लेकिन ये कर्वेचर का रेडियस कितना है R1, तो 2t/r1। अब वापस आप यहाँ पे आ गए, ओके सर वापस घुसे, हम वापस घुसे, ठीक है, किसको क्रॉस किया, R2 को क्रॉस किया। अच्छा कितनी फ्री सरफेस है ये, सर एक साइड पानी एक साइड हवा, एक ही फ्री सरफेस है, तो कोई बात नहीं, एक फ्री सरफेस मतलब 2t/r। तो यहाँ पे अगर आप गए तो वापस बढ़ा तो प्लस 2t/r, लेकिन ये r कितना है R2, दैट इज इक्वल्स टू अंदर का प्रेशर जो है तेरा P1, दैट इज इक्वल्स टू अंदर का प्रेशर जो है तेरा P1। तो बेटा ये इक्वेशन ऐसे बनती है, ठीक है। वापस बताता हूं, P नॉट है, अंदर घुसोगे, ये वाला कर्वेचर ऐसा है, ऐसा मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम। तो ये प्रेशर से हम लोग हाई प्रेशर पे गए, वापस हाई प्रेशर से हम लोग वापस हाई प्रेशर पे गए। तो ऐड करना है, ऐड, एक पानी है एक हवा है तो 2t/r, एक पानी है एक हवा है तो 2t/r, और अंदर साइड जो है वो P1 हो गया तुम्हारा। बेटा क्लियर है, डन, ओके। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल आपको दिख सकते हैं, आपको मल्टीपल ये रेडियस वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। चल आ जाओ, P नॉट है, ओके, P नॉट। अब देखो P नॉट से अंदर घुसे, ये बाहर की तरफ टकला है, मतलब अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और ये क्या है, बबल है, ये क्या है, बबल है, ड्रॉप नहीं है, बबल है, ठीक है। बबल गया तो कितना 4t/r, कौन सा है रेडियस R1, अंदर जाएंगे प्लस होगा तो प्लस 4t/r1। अब यहां से बाहर निकल रहे हो तो माइनस होगा, माइनस, लेकिन इसका रेडियस कितना है R2, तो माइनस 4t/r2, ठीक है। वापस बाहर निकले, रेडियस कितना है R3, तो माइनस 4t/r3 इक्वल्स टू P नॉट, ठीक है। तो आप P नॉट से निकले थे, P नॉट पे गए वापस, तो आपका ये P नॉट गेले हो जाएगा, और यहाँ पर 4t/r1 माइनस 4t/r2 इक्वल्स टू 4t/r3। 40 भी बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली तुझे मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल्स टू 1/r3, ठीक है, ये तेरा हो गया। नेक्स्ट है, प्रूव दैट इफ टू बबल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस, ये बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, ये
ठीक है, इसका जो रेडियस है ना, ये इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, जो इसको बोल देते हैं हम स्मॉल r। ठीक है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। चलो अब कैसे फाइंड करूंगा मैं, देखना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, यहाँ से एंट्री मारूंगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा बाहर। ठीक है, और मेरा इक्वेशन अपने आप बन जाएगा। चलो एंट्री मारते हैं। मान लो यहाँ का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से घुसूंगा, एटमॉस्फेयर से निकलूंगा बाहर। चलो, तो एटमॉस्फेयर का पहला है पी ए। ओके, अंदर घुसे, कॉनकेव सरफेस के अंदर घुसे, बढ़ेगा प्रेशर। बबल है, यस, तो 4T/r प्लस 4T/r, लेकिन ये r कितना है, r1, तो 4T/r1। अब वापस बेटा इस सरफेस के अंदर गए, तो आप देखो ऐसे ऐसे उधर वाला मतलब कर्व्ड ऐसे, तो अंदर ज्यादा होगा, उधर जाएंगे तो कम होगा, तो माइनस करना है, माइनस 4T/r। अब वापस इससे बाहर निकले तो कम ही होगा, माइनस ऑफ 4T/r2, दैट इज इक्वल्स टू पी ए गेले, दैट इज इक्वल टू पी। क्यों? क्योंकि जैसे हम इससे बाहर निकले कौन सा प्रेशर था, पी, तो इसी वजह से आएगा पी। अब बेटा यहाँ पे आप अगर देखोगे, इसको उस साइड लेके जाओ, तो 4T/r को उस साइड लेके गए, 4T/r1 माइनस 4T/r2, 40 गए, सो 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल्स टू 1/r। तो बेटा ये हो गया r, 1/r इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। बेटा यहीं से आप कह सकते हो r इक्वल्स टू r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमका चाहिए, ये रही। बेटा क्लियर है? तो ये अप्लाई करने में मज़ा आता है, इसके क्वेश्चंस अगर मस्त मस्त आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, चलो इसको क्रैक करते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर विद इन अ बबल ऑफ एयर ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो बेटा एक बबल है जिसका रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर, इन वाटर। अच्छा, पानी के अंदर है भाई ये। इफ द बबल हैज बीन फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर बिलो द वाटर, मतलब पानी की सतह से नीचे 10 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हुआ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर ये बबला फॉर्म हुआ है। इस बबलवा का हमें निकालना है क्या, लेट्स सी, देखते हैं क्या निकालना है। तो ये बबल की हमें बात करनी है। ठीक है, इफ द बबल हैज बीन फॉर्म 10 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस ऑन अ डे व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज दिस मच, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे तेरे को दे दिया पी ए, कितना 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। देन व्हाट वुड हैव बीन द टोटल प्रेशर इनसाइड द बबल, अंदर का प्रेशर क्या होगा फाइंड करो। बाहर का प्रेशर आउटसाइड का यहाँ पे होगा पी ए प्लस रो जी एच, क्या होगा पी ए प्लस रो जी एच। और हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनसाइड माइनस आउटसाइड, इनसाइड माइनस आउटसाइड बबल के लिए होता है 4T/r। क्लियर? अच्छा, इनसाइड चाहिए तो आउटसाइड प्लस 4T/r है ना, बट आउटसाइड कहाँ, यहाँ पानी के नीचे। आउटसाइड कहाँ फाइंड कर रहे हैं हम, पानी के नीचे। तो अगर पानी के नीचे की मैं बात करूं तो पानी के नीचे ऑलरेडी यहां पर प्रेशर कितना है, पी ए प्लस रो जी एच। तो पी ए प्लस रो जी एच प्लस 4T/r, इट इज इनसाइड का प्रेशर। सारी चीजें तेरे को दे दिया, पी ए दे दिया कितना 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल रास्कल, प्लस 10⁵ इंटू 9.8 multiplied by 10 centimeter, that is 0.1 meter, plus 4 into surface tension 73 into 10⁻³ रेडियस है 0.1 mm, मतलब 10⁻⁴ मीटर। अगर बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, चलिए हम चेक करके बताते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा तेरा 1.037 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.037 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आंसर तेरा आना चाहिए। तुम लोग मस्त अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बेटा, तो करा क्या, चल बता। कुछ नहीं किया, बबल के बाहर और अंदर का रिलेशन मुझे पता है, अंदर ज़्यादा होता है बाहर कम होता है, तो ज़्यादा माइनस कम किसके जितना होता है 4T/r, इसको हम कहते हैं ज़्यादा का प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर 4T/r बबल के लिए होता है, ड्रॉप के लिए होता है 2T/r। क्योंकि यहाँ पे बबल दिया है तो मैं यूज़ करूँगा 4T/r। ठीक है बेटा, डन है, ओके। अभी
अगर हम PO प्लस 40 बार करेंगे तो आउटसाइड का प्रेशर क्या होगा, PA प्लस रो जी एच, तो PA प्लस रो जी एच प्लस 40 बार इस PI। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सारी वैल्यूज पुट की और हमें ठक से आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े चलो। हाँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ रिजल्टेंट बबल व्हेन कंबाइन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर कंबाइन होता है कोई भी बबल्स, मान ले ये एक छोटा सा बबल था जिसका रेडियस था R1, दूसरा एक छोटा सा बबल था जिसका रेडियस था R2, बेटा वो दोनों कंबाइन होकर नया रेडियस फॉर्म करेंगे R। तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू P इंटू V होता है। अब अगर इसका मैं एक्सेस प्रेशर बोलूँ तो 4T/R1 वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब, प्लस इसका एक्सेस प्रेशर है 4T/R2 इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4T/R इंटू 4/3 पाई R का क्यूब। अब आप देखो सारी चीज़ें कॉमन वाली कैंसिल हो जाएगी, आपको यहाँ पर मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। बहुत क्वेश्चन इसके आते हैं बेटा, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो बढ़िया से आप इसके क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो, अच्छे से आइसोथर्मल कंबाइन लिखा हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे बेटा हम लोग आते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, देखो कोई भी सरफेस अगर आपको दिया हुआ है उसके ऊपर दो तरीके से फ्लूइड आपको दिखेगा, एक या तो वो कुछ ऐसे फैला हुआ होगा या तो वो आपको कुछ ऐसे फैला हुआ या ऐसे दिखेगा जैसे मर्क्यूरी। ठीक है, तो हम इसको बता देते हैं, ये अपना पानी है, वाटर वहाँ है और ये अपना है मर्क्यूरी। अभी हम देख लेते हैं कि भाई इसका जो सरफेस है उसके साथ इसकी जो सरफेस का एंगल जो बन रहा है ये वाला है ना, ये थीटा जो है उसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसके साथ जो एंगल ये बन रहा है इसको हम बेटा थीटा को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। कभी कभी तुमको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टेस्ट ट्यूब में बनते हुए भी दिखता है। अगर टेस्ट ट्यूब में पानी को ऐसे देखा होगा आपने, है ना, अगर आपने टेस्ट ट्यूब में पानी को ऐसे देखा होगा तो बेटा यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ ना, ये सरफेस के साथ इसका जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो बेटा ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो ऐसी चीज़ या ऐसा लिक्विड होता है जो पानी से चिपक जाता है तो उसका एक्यूट आएगा, है ना। ये कैसा एंगल है बोलो, दिस आर द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। अगर बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में होगा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एक एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल है विच इज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अभी अगर बेटा हम बात करें इस एंगल्स की, तो अगर तेरा थीटा लेस देन 90 है तो तेरे सरफेस के साथ ये पानी है, लिक्विड है, कुछ भी है, चिपकेगा, बॉन्ड बनाएगा, चिपकेगा। ये नहीं चिपकेगा, ये पानी पे ऐसे मतलब सरफेस पे ऐसे ऐसे घूमेगा। जैसे मर्क्यूरी को आप हाथ में लोगे या ग्लास पे लोगे ऐसे 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 ऐसे, तो वो घूमता रहेगा, उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो ये जो है वो किसकी वजह से होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कैसे मिलता है हमें, और किस तरह से सारी चीज़ें फॉर्म होती है, क्यों इसका एक्यूट होता है, क्यों इसका ऑब्ट्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझेंगे, और कैपिलरी राइज क्या होता है उसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें होती है दो टाइप के फोर्सेस से, एक को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, दूसरे को कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो होता है वो दोनों एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ बनाती है, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। मतलब एक ही बॉडी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स दो का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर बेटा हम कोहेजन और एडहेशन की बात करें यहाँ पर, तो मान लो अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई भी कैपिलरी ट्यूब हो या कोई भी टेस्ट ट्यूब हो, है ना, उसके अंदर अगर ये कर्व्ड सरफेस आपको दिखा पानी का या किसी भी चीज़ का, ऐसे इस तरह से आपको कोई कर्व्ड सरफेस दिखता है, तो बेटा उस केस के अंदर आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा कि कुछ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ एंगल यहाँ पर थीटा का आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये ऐसे क्यों बनता है, ये मेनिस्कस क्यों फॉर्म होता है, वाई इट इज़ ऑलवेज कॉन्केव, इसका क्या रीज़न है, ये क्यों हमेशा कॉन्केव होता है। तो बेटा इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों हमेशा कॉन्केव होता है। देखो, अगर मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो होता क्या है
कि जैसे अगर हम बेटा इन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स को अपने जो अंदर अंदर जो फोर्सेस लगते हैं, है ना, वो अंदर अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो छोटे होते हैं। यहाँ पे एक नीचे लगेगा वो भी छोटा होगा, लेकिन इनको जो वॉल के साथ, ये ग्लास के साथ जो बॉन्ड बन रहा है ये बहुत बड़ा होता है। इसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स, और ये लोग जो होते हैं वो कोहेसिव फोर्स होता है। बेटा इनका अगर मैं नेट देखूँ, नेट फोर्स तो यहाँ पे कहीं लग रहा है, और इसका अगर मैं सबका नेट निकालूँ ऐसे तो मुझे ऐसे मिल रहा है बाहर की साइड। इसका नेट निकालूँ तो भी मुझे ऐसे बाहर की साइड मिलेगा। इसका सबका अगर हम निकालेंगे तो सबका आपको ऐसे ऐसे मिलेगा। तो ये जो सारा पूरा है वो इस तरह से खिंचाव की वजह से ऐसे कर्व्ड हो जाता है, इस तरह से कर्व्ड आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अंदर अगर मिनिस्कस ऐसा फॉर्म होता है कॉनकेव, तो एफ एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स जो होते हैं, मतलब ग्लास के साथ जो पानी बनाता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, पानी के साथ पानी बनाते हैं उसको कोहेसिव कहते हैं। तो एफ एडहेसिव इज ग्रेटर देन एफ कोहेसिव, एफ एडहेसिव इज ग्रेटर देन एफ कोहेसिव, एंड मिनिस्कस जो होता है वो कॉनकेव होता है। अगर यही चीज़ सेम अगर आप बेटा देखते हो, यही चीज़ अगर सेम आप देखते हो किसके अंदर, मर्क्यूरी के साथ, है ना, तो मर्क्यूरी का मेनिस्कस जो होता है वो कॉनकेव नहीं होता, वो कॉन्वेक्स होता है। मर्क्यूरी का मेनिस्कस कुछ आपको ऐसे दिखेगा, है ना। तो मर्क्यूरी के केस में ऐसा क्यों होता है, अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी डालोगे तो मर्क्यूरी आपको ऐसे दिखता है। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? तो बेटा इसका रीज़न भी मैं सिमिलर वे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, कि अगर आप इसके बारे में बात करो यहाँ पे, तो मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स है, मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये सारे मान लो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये सब मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब बेटा मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के इंटरनल फोर्सेस जबरदस्त लगते हैं, अंदर अंदर उनका बॉन्डिंग बहुत मस्त होता है, और दूसरे के साथ एकदम गरीब बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एकदम गरीब बॉन्ड बनता है यहाँ पे वॉल के साथ। तो अब हुआ क्या, इसकी वजह से क्या हो गया, ये वाले फोर्सेस ज़्यादा हो गए, और जब हमने नेट फोर्स निकाला, इसका और इसका नेट फोर्स जब निकाला, तो हमको ये मिला, ये मिला ऐसे। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका और इसका नेट फोर्स अगर आप निकालोगे तो आपको थोड़ा अंदर साइड मिल रहा है ऐसे, ये भी अंदर साइड मिल रहा है, ये भी अंदर साइड मिल रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये सब ऐसे खिंचाव की वजह से ये पूरा जो कर्वेचर है वो ऐसे हो जाता है, और जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि इसके जो है वो सेंट्रलाइज्ड ऐसे फोर्सेस होते हैं सारे। ठीक है, आपको इस साइड ऐसे बॉन्ड बनते हुए दिखता है, मतलब ऐसे नेट फोर्स आपको ऐसे लगते हुए दिखते हैं, है ना, मतलब ये टुवर्ड्स सेंटर मुड़ता है ऐसे, ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऐसे मुड़ता है। तो इसको, इसका मिनिस्कस जो बनता है वो कॉनकेव बनता है, और इसका मिनिस्कस जो बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है। ठीक है, तो इसका रीज़न है, याद रखना, मर्क्यूरी ग्लास का अगर पूछा जाए, मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस का अगर पूछा जाए, तो मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस के अंदर बेटा एफ एडहेसिव और एफ कोहेसिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एडहेसिव। ठीक है बेटा, डन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज कैपिलरी राइस। तो आपने कभी देखा होगा कि आपने दिया कभी देखा होगा कि दिए के अंदर, केरोसिन के अंदर या इथेनॉल के अंदर अगर हम कुछ पेपर या पानी को रखते हैं, अरे सबसे बेस्ट चीज़, पार्ले जी बिस्किट को चाय में डुबाओगे तो ऐसे चाय बिस्किट के ऊपर ऐसे गीला करते ऊपर चढ़ेगी, देखना। और बेस्ट चीज़ है टिश्यू पेपर लो, उसको पानी में डालो, धीरे धीरे पानी टिश्यू पेपर के ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो ये जो होता है उसको हम लोग कैपिलरी राइस कहते हैं, कैपिलरिटी राइस कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न भी बेटा सरफेस टेंशन है। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ट्यूब ले ली, ठीक है, ये एक अपनी ट्यूब है, मान लो इसको मैंने इधर डुबाई थी, इसमें पानी चढ़ेगा ऊपर, यहाँ तक चढ़ेगा, कहाँ तक चढ़ पाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये हाइट कितनी होगी उसका हम लोग डेरिवेशन करने वाले। ठीक है, तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखो, आराम से अच्छे से देखो, तो ये जो आपका कर्वेचर हुआ है ना, इसको, ये पूरे को कौन, जैसे आप ऊपर से देखोगे तो पाइप में से अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे पानी दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे ऊपर से यहाँ से अगर आप देखोगे, तो ऐसे गोल गोल पानी दिखेगा। तो ये पानी पूरा यहाँ पे टच में होता है ना, ये सरफेस टेंशन पूरा टच में है यहाँ पे, ऐसे इस पूरी बाउंड्री के टच में होता है। ठीक है, और होता क्या है कि जैसे सरफेस टेंशन का फोर्स ये वाला लग रहा है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ भी लग रहा है। तो बेटा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ही है जो ये पानी को पूरे को उचक के बैठा
है ना, ये ऊपर वाली सरफेस का सरफेस टेंशन पूरे को उठा के बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये टी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये टी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ये टी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ये भी टी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और क्योंकि ये सब भी यहाँ पे लग रहे हैं तो बाकी सब भी ऐसे ऊपर ही लगेंगे, और ये सारा पूरा जो फोर्स है, टोटल सरफेस टेंशन जो पूरा है, वो उसका कॉस कंपोनेंट मतलब टी इंटू एल, सॉरी टी इंटू एल। तो अगर हम फोर्स देखा जाए कि ऊपर कितना लग रहा है, तो ऊपर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू टी इंटू एल। मतलब टी क्या है तेरा, टी कॉस थीटा, लेंथ कितनी है 2 पाई आर, ये इतना, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस है तेरा इसका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, ठीक है। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये तेरा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा। अब सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, इसको उठा के बैठा है, सब पूरा पानी को ऊपर चढ़ा के इसे पकड़ के बैठा है। तो सरफेस टेंशन ने जो पानी को पकड़ा है, वो पानी का पूरा वजन कितना है mg, वो पूरा mg मुझे फाइंड करना है ना। तो ये मास इंटू जी जितना होगा ये, है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड कितना होगा बेटा mg। अब आ जा, चल देख, मस्त इक्वेशन तेरा बन गया। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या कि भाई 2t cos थीटा इंटू पाई आर इज इक्वल्स टू mg। बेटा मास तेरा होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इक्वल्स टू 2t cos थीटा इंटू पाई आर। अगर आप बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका पूरा जो नीचे का एरिया बॉटम का, और ये हाइट पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा इंटू पाई आर। इस आर से एक आर को कैंसिल करेंगे तो ये बेटा तेरा हो जाएगा 2t cos थीटा, पाई से पाई कैंसिल होगा, अपॉन रो जी आर इज इक्वल्स टू एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस दूसरे हम बना सकते हैं। एक प्लेट्स का इक्वेशन बनता है, एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का इक्वेशन बनता है, तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बेटा अपने को देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है कैपिलरी राइज एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज इनसफिशिएंट। देखो अगर बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब इनसफिशिएंट है, ठीक है, मतलब इतने पे वो चढ़ने वाली थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चढ़ गई थी, लेकिन आप अभी दे रहे हो सिर्फ इतनी वाली, ठीक है, और या तो आप दे रहे हो सिर्फ इतने वाली यहाँ पे, ठीक है, तो होगा क्या, ठीक है, ये जो पानी है तुम्हारा वो ऊपर तक चढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे फुहारा नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है, क्योंकि जाना तो यहाँ तक था लेकिन आपने तो इतनी लेंथ दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या, इसको मैं H1 कह देता हूँ, या तो मैं इसको H1 कह देता हूँ, इसको H2 कह देता हूँ, और इसको H3 कह देता हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पे, तो वैसे सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी, बस यहाँ का कर्वेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ का जितनी हाइट कम होगी उतना कर्वेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कर्वेचर कम होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा, ऐसा फ्लैट होगा थोड़ा ये, ठीक है, फ्लैट होता जाएगा, ठीक है, मतलब अगर ऐसा है तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा ऊपर साइड ऐसे, ठीक है, तो जितना बने उतना वो कर्वेचर थोड़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल इंक्रीज, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कर्वेचर था, मान लो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर था तेरा कैपिटल R1, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कैपिटल R2, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कैपिटल R3, तो ऑलवेज रिमेंबर H1 R1 इज इक्वल्स टू H2 R2 इज इक्वल्स टू H3 R3, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है बेटा, डन है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हम इसको जूम करके देखते हैं, इसको जूम करके देखते हैं, है ना, तो बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, और ये सरफेस जो है उसकी अपनी रेडियस कैपिटल आर है, याद रखना दिस रेडियस इज स्मॉल आर, जो इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। ये एंगल तेरा कितना है, थीटा, ये एंगल तेरा कितना है, थीटा, ध्यान रखना, देखना मस्त, ये एंगल तेरा कितना है, थीटा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देख, अब इसको देख ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, थीटा है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया तेरा थीटा, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू आर बाई कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मिला तेरे को, तो तू स्मॉल आर को क्या कह सकता है, आर कॉस थीटा कह सकता
है ना, स्मॉल आर को क्या कह सकते हैं, आर कॉस थीटा। और पीछे मैंने एक चीज़ बताई कि एच हाइट क्या होती है, 2t कॉस थीटा बाई रो जी इंटू स्मॉल आर। इसका मतलब बेटा ये कि कॉस थीटा को मैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कह सकता हूँ। सो 2t स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू रो जी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर गेल है, तो ये हो जाएगा बेटा तेरा 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर इस h। अगर आप यहाँ पे h और r को एक साइड ले लेते हो तो 2t बाई रो जी बेटा जो होता है उसमें से ये वाली जो चीज़ है वो भी कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट, ग्रेविटी इज कांस्टेंट, मतलब h इंटू आर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा सब सरफेसेस के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए, सब सरफेसेस के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बेटा, बस बने रहो, है ना, सेव करके रखना लिंक, कभी भी रिवीजन करना हो तुमको ये काम लगेगा। ठीक है बेटा, चलो गुड, ओके बेटा। तो यहाँ पे आपने आ गए, कहाँ पे हम आ गए, हमारी लेंथ ऑफ ट्यूब इनसफिशिएंट है। अब बेटा बात करते हैं कैपिलरी राइज इन अ ट्यूब ऑफ डिफरेंट साइज। अगर साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है मतलब कोई ट्यूब जो है वो मोटी है, कोई ट्यूब जो है वो मीडियम है, और कोई ट्यूब जो है वो पतली है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलवेज आप ये पाओगे कि इसके अंदर जो फ्लूइड चढ़ा वो, इसकी जो हाइट थी वो और इसकी जो हाइट थी वो, उसमें सबसे ज़्यादा इसकी हाइट होगी, इसकी मीडियम होगी और इसकी कम होगी। ठीक है, तो याद रखना इसकी जो हाइट है h1, इसकी जो हाइट है वो h2 है, और इसकी जो हाइट है वो h3 है। ठीक है बेटा, डन है, फाइन। तो यहाँ पर भी ऑलवेज h1 r1 मस्ट बी इक्वल टू h2 r2 मस्ट बी इक्वल टू h3 r3। तो द थिन ट्यूब जो होती है, थिन ट्यूब विल ऑलवेज हैव मैक्सिमम हाइट, तो थिन ट्यूब की हाइट ऑलवेज सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे बेटा अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि h इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा बाई रो जी आर था, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ट्यूब। जितना रेडियस ऑफ ट्यूब छोटा होगा उतना हाइट बड़ा होगा, जितनी पतली होगी उतनी ऊपर जाएगी। इसी वजह से रिफिल के अंदर इंक जो होती है वो टिकती है, रिफिल के अंदर जो इंक होती है वो टिकती है ना। कभी भी ऐसा देखा कि रिफिल की इंक ऐसे टप 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 गिर गई नीचे, नहीं, वो टिकती है ऑलवेज, राइट, क्योंकि उसके अंदर सफिशिएंटली, मतलब बहुत पतली होती है और उसमें आराम से फ्लूइड चढ़ के बैठा होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग, अगर दो प्लेट के दो को फ्लूइड्स में डुबाया जाए, अगर हम दो प्लेट्स को फ्लूइड में डुबा देते, मान लो ये आपकी एक प्लेट है ना, और एक और हम प्लेट दूसरी ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, इन दोनों प्लेट्स की जो लेंथ है वो l है। ठीक है, अब होगा क्या, इसके अंदर यहाँ पर जो फ्लूइड है ना, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो चढ़ेगा, ऐसे ऊपर फ्लूइड चढ़ रहा है। ठीक है, इस हाइट के ऊपर से यहाँ तक वो फ्लूइड चढ़ रहा है तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ये फ्लूइड अपना चढ़ गया। ठीक है, ऐसे चढ़ गया। अभी ये यहाँ तक मैंने डुबाई हुई थी, ये पानी में डुबाई हुई है। ठीक है, ये पानी में ऐसे डुबाई हुई है। ठीक है, पानी में ऐसे डुबाई हुई है। अभी बेटा ये जो फ्लूइड चढ़ा है आपका, उसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, तो ये वापस ये तेरा t और t आएगा, उसका t cos थीटा ऐसे ऊपर ऊपर आएगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट में है, कितने कांटेक्ट में, कितने लेंथ के कांटेक्ट में, यहाँ पे L में कांटेक्ट में, पीछे L में कांटेक्ट में, साइड में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो फोर्स बाय सरफेस टेंशन कितना हुआ, तो बेटा तेरा फोर्स बाय सरफेस टेंशन आ गया तेरा, दैट इज इक्वल्स टू 2L इंटू टी, एंड फोर्स बाय वेट, उसका वजन कितना हो गया mg, और mg इज नथिंग बट राव जी, रो वी जी, रो वी वॉल्यूम कितना है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, ये d ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय g, है ना बेटा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि इसको उचकना है, किसको, पूरे वजन को, तो रो एल एच डी जी इज इक्वल्स टू 2L t cos थीटा बोल दे, टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पर cos थीटा ले लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि बट ऑब्वियसली ये सरफेस टेंशन जो थोड़ा ऐसा था, उसका ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा टी कॉस थीटा होता है, ये तुम्हारा थीटा होगा, ठीक है, और साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं। तो बेटा ये तेरे को फाइंड करना है, एल से एक एल तो गेले है ना, तो ये तेरा एच कितना हो जाएगा 2t कॉस थीटा बाई रो जी डी। आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सेम ही इक्वेशन आ रहा है। पीछे क्या था, पीछे था 2t कॉस थीटा बाई रो जी आर, 2t कॉस थीटा बाई रो जी आर, आर में क्या था रेडियस, यहां पर आ रहा है 2t कॉस थीटा बाई रो जी डी, डी में क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। एक और बढ़िया सा इसके अंदर केस आता है, कैपिलरिटी राइज इन द फ्लूइड इन द सिलिंड्रिकल हॉलो कंटेनर, मतलब एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर भी सिलेंडर है बाहर भी सिलेंडर है, जिसके अंदर भी सिलेंडर है बाहर भी सिलेंडर है, और उसके अंदर बेटा कुछ फ्लूइड जो है वो राइज हो रहा है, सॉरी कुछ फ्लूइड जो है वो राइज हो रहा है, मान लो कुछ ऐसे है, ठीक है, इसको हमने ऐसे किया हुआ है। अभी जो फ्लूइड तेरा जो राइज हो रहा है वो ये फ्लूइड राइज है, ठीक है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको यहाँ से राइज होता हुआ दिखेगा, मतलब फ्लूइड जो है वो इसके कांटेक्ट में है और इसके कांटेक्ट में, मतलब दो लेंथ के कांटेक्ट में। मान लो इसका रेडियस हम ले लेते हैं R1 और इसका रेडियस ले लेते हैं R2, तो फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन जो फोर्स प्रोवाइड करता है, फोर्स बाय सरफेस टेंशन कितना होता है बेटा, फोर्स बाय सरफेस टेंशन तेरा आएगा, फोर्स बाय सरफेस टेंशन तेरा आएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब लेंथ कौन सी, जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट में, तो पानी यहाँ पे कांटेक्ट में होगा बाहर साइड, और पानी अंदर साइड भी कांटेक्ट में होगा इसके, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा है टी के साथ वाला, टी कॉस थीटा वाला, सो टी कॉस थीटा इंटू बेटा 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल्स टू F, ठीक है, तो ये तेरा एक आ गया बेटा इक्वेशन 1। अब सेकेंड जो है, इसका जो वजन जो है वो कितना है, ये तेरा mg जो है वो कितना है, ये टोटल mg इसका कितना है, तो mg इज नथिंग बट वेट ऑफ फ्लूइड है ना, तो वेट ऑफ फ्लूइड जिसको लिफ्ट किया है सरफेस टेंशन ने वो mg जितना होगा विच इज राउ जी रो वी जी। अब रो है, v कितना है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, एरिया कितना है पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू एल, एल की जगह पे हम बोलेंगे h इंटू जी। और बेटा अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2t cos थीटा इंटू पाई R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू रो पाई एच जी, कैन आई से R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, कह सकता हूँ क्या मैं, डेफिनेटली कह सकता हूँ, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 पाई पाई, तो ये होगा तेरा 2t cos थीटा बाई रो जी R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू H। ठीक है, हाश, तो ये आपका यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो कैपिलरिटी राइज जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर भी देखने को मिलती है। ओके, क्या लिखा है, हाँ नोट्स भिजवा देना, हाँ बेटा श्योर श्योर खिलाओ, भिजवा देंगे, डोंट वरी, है ना। चलो तो अभी नेक्स्ट देखते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है, देखो विस्कस फोर्स क्या होता है। जब भी कोई बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास लिया मैंने, एक ग्लास लिया, एक ग्लास में मैंने पानी भरा, तो जैसे हम इस ग्लास को फेंकेंगे, ऐसे पानी ऐसे फेंकेंगे, और उसके साथ हम दूसरे ग्लास का पानी, दूसरे ग्लास के अंदर हमने हनी भरा, हनी, पानी नहीं भरा, शहद भरा, शहद, है ना, तो आप देखोगे कि ये जो पानी वाला ग्लास था, है ना, ये जो पानी वाला ग्लास था वो फटाफट स्पिल हो रहा है, लेकिन ये जो शहद वाला ग्लास था वो बहुत स्लोली आ रहा है, ठीक है, ये फटाफट स्पिल हो रहा है, ये बहुत स्लोली निकलने की ट्राई कर रहा है यहाँ से। तो ऐसे केसेस के अंदर जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे शहद के जो दो लेयर्स होते हैं, वापस समझना अच्छे से,
शहद के जो 2 लेयर्स होते हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो ज़्यादा होता है, पानी के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो कम होता है। ठीक है, शहद के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, पानी के लेयर्स में फ्रिक्शन कम लगता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे फ्लो हो रही है तो एक सबसे टॉप मोस्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसके नीचे क्या फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाता है, उसके नीचे और 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 कम, उसके नीचे और कम, उसके नीचे और कम, फिर तो ज़ीरो ही होता है सब जगह। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि फ्लूइड फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब बेटा ये हुआ वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ या डिस्टेंस के साथ कुछ चेंज होगा। फाइन, अभी आगे देखता है। तो अभी बेटा ये जो विस्कस फोर्स है जो 2 लेयर के बीच में लगता है किस पे डिपेंड करता है? तो विस्कस फोर्स एफ विस्कस डिपेंड करता है एक तो एरिया पे, कितना ज़्यादा एरिया है, और दूसरा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। तो बेटा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। जहाँ पर बेटा ये ईटा है उसको प्यार से हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे शहद की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जितनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना विस्कस फोर्स ज़्यादा लगता है। तो शहद की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और पानी की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक अच्छे से पहुँच गए। ओके, अब थोड़ा इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसको हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर एक चीज़ पढ़े थे जिसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन। पढ़े थे शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, जिसमें आपने एक चीज़ ये देखी थी कि भाई ऐसा कोई बॉक्स है, अगर उसको कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया जाए तो ये जो बॉक्स है थोड़ा ऐसे हो जाता है, ऐसा टेढ़ा हो जाता है पुष्पा की तरह। ठीक है, तो अभी ये जो तेरा थीटा था, ये जो तेरा एक्स था और ये जो तेरा एच था, इसमें आपने देखा था कि भाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई एच होता है और इसको शियर स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। देखा था हमने, ये कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, एमपीएस में पढ़ा था। तो इसी की एक मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि अब देखो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये आगे चलता जाएगा, ये भी आगे चलता जाएगा, ये भी आगे चलता जाएगा। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूसली ग्रेडियंट टाइम के साथ क्रिएट ही होते जा रहा है। मतलब टाइम के साथ ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसे होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ऐसे होगा। मतलब कि तेरा स्ट्रेन जो है एक्स बाई एच जो है वो टाइम के साथ बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब पानी फ्लो होता है तो स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन रेट होता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं आपको एक मस्त फॉर्मूला रिलेट करवा दूंगा, ध्यान से देखना। ये ईटा को क्या मैं कह सकता हूँ? एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। क्या मैं कह सकता हूँ? डेफिनेटली सर आप कह सकते हो। अभी बेटा क्या मैं इसको कह सकता हूँ? फोर्स अपॉन एरिया, इट इज सिग्मा स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेन है ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो ये जो है डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एल ये डेल्टा एल ये है, डेल्टा एक्स ये है ना। मतलब ये जो जा रहा है वो डेल्टा एल है और ये जो हाइट है उसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स क्या है? स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेन अपॉन टाइम ये हो गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन अपॉन टाइम। तो बेटा इसको कहा जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन है इट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का रेट। कौन सा वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन है? ये शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन है। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेट है ये। ठीक है बेटा, अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखना। A cubical block of size 2 meter of mass 20 kg slides on an inclined plane lubricated with the oil of viscosity eta 10 power minus 1 poise। अब ये poise क्या है? poise क्या है?
तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, उसका जो यूनिट है वो क्या होगा, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर गेले, सो न्यूटन सेकेंड पर मीटर, दिस इज द यूनिट। कौन सा यूनिट है ये, ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब बेटा ये जो ऐसा यूनिट होता है, 1 ऐसा यूनिट जो होता है इज इक्वल्स टू 10 पॉइस होता है। ये पॉइस जो है वो बेटा CGS यूनिट है। क्या है ये, CGS यूनिट। क्या होगा ये, डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर। ये CGS यूनिट को प्यार से पॉइस कहते हैं। एक अंकल थे पोइसियली, और वो पोइसियली के नाम से इसको पॉइस कहा जाता है। ठीक है बेटा, डन है। तो हम 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 ऐसा यूनिट होगी उसकी। 1 पॉइस कितना होगा, 0.1 ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई किसकी बेटा, यूनिट की। किसके यूनिट की, कोएफिशिएंट ऑफ ईटा के, विस्कोसिटी के यूनिट की, यूनिट ऑफ ईटा। ठीक है, तो ये नोट्स में ऐसे अपना पढ़ा रहेगा तो काम लगेगा। नेक्स्ट, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, मतलब लेंथ ऑफ साइड 2 मीटर हो गई। मास तेरे को गेले कितना दिया है, 20 kg ऑन एन इंक्लाइन प्लेन लुब्रिकेटेड विद द ऑयल ऑफ विस्कोसिटी ईटा बेटा दिया है 10 पावर -1 पॉइस। अगर मेरे को इसको फाइंड करना है किसके फॉर्म में, न्यूटन मीटर, तो 1 पॉइस इज 10 पावर -1, तो मतलब ये 10 पावर -2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ईटा मेरा आ गया SI में। कांस्टेंट वेलोसिटी v दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड, मतलब आपको डेल्टा x फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब 2 फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, मतलब माजी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स। माजी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स जो है वो ऑयल का कुछ थिकनेस है यहाँ पे, है ना, ऑयल का कुछ थिकनेस है। और सबसे ऊपर वाली जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑयल का जो थिकनेस है, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो, उसकी वेलोसिटी तेरे को 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है ना। इसके ऊपर ब्लॉक है पूरा ऐसे। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ऑयल का, ये तेरा ऑयल है, दिस इज ऑयल, है ना। और ऑयल की सबसे ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो दी हुई है। नीचे की वेलोसिटी हम लोग 0 एज्यूम करते हैं, वो ग्राउंड से टच में होगी। अभी हम ऐसा कहेंगे कि इसका जो है वो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, मतलब डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले का 10 है, नीचे वाले का 0 है स्पीड, और ये थिकनेस है वो मुझे फाइंड करनी है, कितनी हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बेटा फाइंड करने वाले नेक्स्ट थिंग, दैट इज विस्कस फोर्स कितना है। विस्कस फोर्स माजी साइन 30 के जितना होगा। ठीक है, अब माजी साइन 30 कितना होगा, माजी बाई 2, तो ये होगा तेरा माजी बाई 2। अब विस्कस फोर्स तेरा कितना होता है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है ईटा ए डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माजी बाई 2। ईटा ए डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स इज माजी बाई 2। तो बेटा तेरे को फाइंड करना है क्या, डेल्टा एक्स फाइंड करना है। डेल्टा एक्स को मैं प्यार से क्या कह दूँ, डेल्टा एक्स को मैं टी कह दूँ, प्यार से 10/t कह दूँ तो चलेगा। इसको मैं थिकनेस टी कह देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को टी फाइंड करना है, तो ईटा ए डेल्टा V 2/mg, ईटा ए डेल्टा V इंटू 2/mg इज इक्वल्स टू थिकनेस टी। अब बेटा ईटा तेरे को कितना दिया है, 10⁻²। एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 मीटर, मतलब 4 मीटर स्क्वायर। डेल्टा V कितना है, 10, 2 दे दिया तेरे को नीचे। मास कितना है, 20 किलो, जी को दे देते हैं 10। ठीक है, तो ये बेटा तेरा हो गया कितना, इसको ऊपर लेके जाऊं तो 4 × 10⁻³ मीटर, मतलब बेटा तेरा ऑयल जो है वो 4 mm की थिकनेस का है। कितना ऑयल है, 4 mm की थिकनेस की ये ऑयल की प्लेट है जो यहाँ पे रखी हुई है और उसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा है। बढ़िया सा क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है ये। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है। देखो स्टोक अंकल ने क्या बोला था, स्टोक अंकल ने ये कहा था कि जब भी कभी आप, है ना, कोई फ्लूइड के अंदर कोई बॉल जिसका रेडियस r है उसको डालते हो, तो उसके ऊपर जो लगने वाला विस्कस फोर्स है Fv, वो होता है बेटा, कितना होता है, 6 पाई ईटा RV। तो विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा RV। ठीक है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ये रेजिस्टिव फोर्स है एक तरह का। क्या है ये, रेजिस्टिव फोर्स है।
है ना। और स्टोक्स लॉ का यूज़ करके हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस बॉल को आपने छोड़ा, ऊपर से जब नीचे छोड़ा, तो ये पहले एक्सिलरेटेड मोशन करेगा, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बेटा इसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसको बेटा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, चलो थोड़ा इसका एफबीडी बनाते हैं। इसको नीचे एक तो mg लग रहा होगा, एक्चुअली mg तो नहीं कह सकते, हम लोग फ्लूइड के अंदर रख रहा है, तो mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो, इतना फोर्स उसको नीचे साइड लग रहा है, और ऊपर लग रहा है उसको विस्कस फोर्स। अब नेट फोर्स जो है वो हो गया mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो माइनस विस्कस फोर्स। अब बेटा अगर तेरे को टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, अगर तेरे को ये वेलोसिटी टर्मिनल निकाले, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0, एफ नेट 0 हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये नीचे जा रहा है तो ये विस्कस फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक इसके नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स सेम नहीं हो जाते। मतलब ये और ये जब सेम हो जाएंगे, 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू माजी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। बेटा सिग्मा क्या है, सिग्मा इज फ्लूइड डेंसिटी। क्या है, फ्लूइड डेंसिटी। और बेटा रो क्या है, रो इज द मटेरियल का डेंसिटी। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, रो इज द रो माइनस सिग्मा, मटेरियल बड़ा होना चाहिए। फ्लूइड डेंसिटी सिग्मा, सही है, फ्लूइड डेंसिटी सिग्मा, और रो जो है वो मटेरियल डेंसिटी है, मटेरियल की डेंसिटी है। मतलब अगर मैं बेटा डायग्राम में बताऊं तो इसकी डेंसिटी रो है और फ्लूइड की डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, आ जाओ, चलो अपने को वीटी निकालना है। अब बेटा अगर मैं वीटी को यहाँ पे रख दूँ, अब मास बोल दूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा बाई रो, और ये डिवाइड हो जाएगा तेरा 6 पाई ईटा आर से, 6 पाई ईटा आर। तो जो जो कैंसिल करना है कर दो कैंसिल, एक आर से ये क्यूब कैंसिल होके स्क्वायर हो जाएगा, पाई से गएगा पाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और कुछ कैंसिल हो रहा है, रो से रो कैंसिल हो रहा है। तो बेटा ये तेरा फाइनल जो इक्वेशन है ना वो इस तरह से कुछ आ रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, तेरे पास बार बार डेरिवेशन करने का टाइम नहीं होगा। 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। अगर बेटा तूने ईटा को इंक्रीज किया तो तेरी टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब तेरा जो हनी वाला जो पोर्शन, हनी वाला जो फ्लूइड है उसका ईटा ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी नीचे आने की। अगर तूने इस डेंसिटी को बढ़ा दिया इसके कंपैरिजन में तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये कि इफ़ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी, अगर ये ज़्यादा हो, फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की कम होगी। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर थर्मोकोल का बॉल रख दिया तो थर्मोकोल का बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे नहीं आएगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, है ना। इफ़ रो इज सिग्मा इज ग्रेटर देन रो then Vt will be negative, Vt will be negative and object will move upward, object will move upward, वो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईटा अगर बड़ा है तो Vt छोटा होगा। और कुछ देख लो और किस पर डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, याद रखना। Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। Vt1 बाई Vt2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ये रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। रेडियस का क्या रिलेशन है, सीधा रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है बेटा, डन है, श्योर बेटा, करेंगे करेंगे, है ना। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी, तो हम लोग ने देख ली, है ना। अब देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर सीधा फॉर्मूला पुट करना है। Vt इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।
नेक्स्ट है बेटा रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रो वी डी बाई ईटा, इसको एक नंबर कहते हैं। ये बेटा डायमेंशनलेस नंबर है, ये डायमेंशनलेस नंबर है। ये खाली एक आइडिया देता है, किसका? फ्लो का आइडिया देता है, ठीक है। ये क्या है? रो क्या है? इट्स द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लो हो रहा होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। फिर सर वी क्या है? वी है तेरा बेटा वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया। और सर डी क्या है? डी इज द डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल। और ईटा जो है वो क्या है? विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अगर बेटा इसकी वैल्यूज आ रही कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 1000 आ रही है तो लैमिनार फ्लो होगा, मतलब एकदम स्मूथ फ्लो हो रहा होगा। ग्रेटर देन 2000 है तो ऑफन टर्बुलेंट होता है। बिटवीन 1000 टू 2000 है तो मे बी लैमिनार और टर्बुलेंट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है इसको प्रॉपर वे में। देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है वो एक बार रीड कर लेना, कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये नंबर्स को लेकर बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। आपको एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है, ठीक है बेटा। एकदम लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड पॉइसेलीज फॉर्मूला। ये पॉइसेलीज फॉर्मूला क्या है? पोइसेली अंकल ने क्या बोला था? पोइसेली अंकल ने बोला था कि भाई एक ट्यूब है, क्या है? ट्यूब। उसको अगर आपने कुछ प्रेशर P1 दिया और यहाँ पर प्रेशर P2 दिया, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा डेल्टा P, विच इज P1 माइनस P2, ठीक है। और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसके अंदर कोई मस्त सा फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर अच्छे से फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉक कर देते हैं। हाँ, अब ये जो फ्लूइड तुम्हारा जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है ना, वो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट पर यूनिट टाइम जो होगा वो कितना है? तो वो बेटा अपना होगा V इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखना, पाई P R⁴ अपॉन 8 ईटा L, है ना। हमने गुजराती में मस्त बनाया था इसका, पाई P तो रवि 8 ईटो लायो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने बनाया था इसका, पाई P R⁴ अपॉन 8 ईटा L। तो ये जो वॉल्यूम है पर यूनिट टाइम से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अभी ये जो है वो प्रेशर डिफरेंस है बेटा, ये क्या है तेरा? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड में एक चीज़ पढ़े थे, ओम्स लॉ, उसके जैसा है ये। वॉल्यूम मतलब फ्लो ऑफ वाटर हो गया तो करंट जैसा हो गया, I इक्वल्स टू V/R। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता था, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है ये वाला, है ना। और बाकी का जो बचा वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V एट एनी गिवन टाइम t इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴। बेटा इसको हम लोग फ्लूइड रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग फ्लूइड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसा सेम आपने बेटा थर्मल रेजिस्टेंस में भी देखा था, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो होता है, प्रेशर डिफरेंस से पानी फ्लो होता है, वोल्टेज डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये तीनों रूल एक जैसे ही है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाइप का हम लोग सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन करके हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन ऑफ पाइप्स में बेटा पूछा गया आपको, एक पाइप के साथ अगर मैंने दूसरी पाइप जोड़ दूँ, ठीक है, और इसकी लेंथ और एरिया वगैरह सब कुछ दे दिया है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका R2 है, तो ये कुछ इस तरह से सर्किट बनेगी सीरीज रेजिस्टेंस की। तो R टोटल बेटा जो तेरा होगा वो R1 प्लस R2 होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1⁴ प्लस 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2⁴, ठीक है। इसके मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको 12th में करवाऊंगा, ठीक है, कि जब हम लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे, फिर मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको रिलेट करवाऊंगा। अभी सिर्फ याद रखना इसके फॉर्मूलाज कैसे आते हैं। पैरेलल कनेक्शन जो है, ये पैरेलल कनेक्शन जो है उसके अंदर एक पाइप ऐसे ज्वाइंट होगी
उसके साथ जो दूसरी पाइप है वो ऐसे पैरेलल में ज्वाइंट होती है, ठीक है, ऐसे कुछ हमने इनको पैरेलल में ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ऐसे पैरेलल में ज्वाइंट किया, मतलब जो फ्लूइड फ्लो है वो कुछ ऐसे जाएगा, फ्लूइड यहाँ से घुसेगा, यहाँ से फिर ऐसे निकलेगा, या यहाँ से घुसेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। बेटा पैरेलल कनेक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, और ये जो तेरा r1 है वो है 8 ईटा L1 बाई पाई r1⁴, और बेटा जो तेरा r2 है वो है 8 ईटा L2 बाई पाई r2⁴, है ना। तो दिस इज सिमिलर टू द पैरेलल रेजिस्टेंस वाली सर्किट, कुछ इस तरह से, ये R1 है, ये तेरा R2 है, ठीक है बेटा, डन है। तो फ्लूइड फ्लो जो है उसके रिलेटेड कुछ रेजिस्टेंस जैसा कुछ अच्छा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं पॉइसेलीज लॉ या पॉइसेलीज इक्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन एंड यस, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, जो भी लिटी है सब हो गई है, राइट। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट हमने बेटा देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना, और यस मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना, वन शॉट कभी भी लेना है तो आप आराम से नोट्स थ्रू ले सकते हो, राइट। उसमें सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने अच्छे से किए हुए हैं। ओके बेटा, डन। चलो ये अब एंड तक काम लगेगा सबको, प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, राइट, और अच्छे से आप उसको फॉलो करना। चलिए बाय बाय, सिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।